चलिए देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स का, ठीक है ना बच्चों, फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक 2009 से 2023 तक देखने वाले हैं, वो भी सब्जेक्टिव का। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और साथ में इस चैनल पर पहली बार जुड़ते बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिए बच्चों। जितना भी क्वेश्चन बच्चों सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए, है ना बच्चों। और साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी इस वीडियो को लाभ आपको पहुंचेगा। तो ये बेटो फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं एकदम झकास तरीके से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, देखो कितना आसान है, फिगर के माध्यम प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा। देखिए कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब कहोगे सर ये विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र देख लो, ये आपका यहाँ पर फिगर जो दिख रहा है ये विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत है। देखो दोस्तों ये कोई विद्युत क्षेत्र है और इसके लंबवत यहाँ पर गुजर रहा है कि नहीं, देखो ये दो गो है, तो इसके लंबवत जो गुजरने वाला जो संख्या होगा दोस्तों बल रेखाएं जो होगी उसी को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहेंगे। अच्छा ऐसा बात है सर जी, इसका एक प्लेट है जो कि विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में स्थित जो काल्पनिक पृष्ठ होता है, कैसा पृष्ठ है, तो काल्पनिक पृष्ठ है। और काल्पनिक पृष्ठ के जो लंबवत होता है, लंबवत किसको कहते हैं, जो ऐसे ऐसे गुजरता है, तो लंबवत, इसके लंबवत दोस्तों पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला जो बल रेखाओं की जो संख्या होता है उस तल से विद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी कि जो ये गुजरा डियर स्टूडेंट, ये जो गुजर रहा है ये वाला दोस्तों जो आपका तीर गुजरा है ये क्या है, विद्युत फ्लक्स है, क्योंकि इसी संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये इतना आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ था, बिल्कुल आपको याद हो गया 100%। आप लोग एक बार देख लीजिए, चेक करके याद हो गया होगा। चलिए इसे फाई के द्वारा सूचित किया जाता है। देखो फाई बराबर आपको पता होना चाहिए, कलर चेंज कीजिए। देखो फाई बराबर इसका दोस्तों सूत्र होता है डियर स्टूडेंट, ये तो आप लोग सभी विद्यार्थी जानते होंगे। फाई बराबर जो होता है डियर स्टूडेंट ई डॉट डी ए होता है। नहीं समझ में ई डॉट डी ए क्या है तो समझो यहाँ से, यहाँ पर ई जो है दोस्तों विद्युत क्षेत्र है और डी ए क्या है, क्षेत्रफल है। विद्युत क्षेत्र में क्या है, लंबवत गुजरने वाला दोस्तों क्या है, बल रेखाओं की एक संख्या है। तो फाई बराबर डी ए फार्मूला है, तो यहाँ से आप लोग दोस्तों इसको फाई के द्वारा सूचित कर सकते हो विद्युत फ्लक्स को। और इसका जो ए सही मात्रक होता है वो कैसे निकाल सकते हो, तो देखो फाई बराबर आपको सूत्र क्या दिया हुआ, ई डॉट डी ए दिया हुआ है कि नहीं जी। कलर थोड़ा मात्रक निकालेंगे, फाई बराबर दोस्तों क्या है डी ए, तो इसका मात्रक देखिए कैसे निकलेगा। पहले ई का दोस्तों मात्रक आपको पता होना चाहिए, ई का मतलब क्या, विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट बटा मीटर होता है सर जी, वोल्ट बटा मीटर होता है विद्युत तीव्रता का। चलो और ये दोस्तों क्या डी ए यानी कि एरिया, एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। एरिया का मात्रक डी ए, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर खत्म हो गया था, क्या आ गया, वोल्ट मीटर। एक मात्रक वोल्ट मीटर हुआ, चलो एक मात्रक निकल गया। चलो एक मात्रक क्या हुआ, वोल्ट मीटर। और एक मात्रक दोस्तों इसका एक और होता है न्यूटन बटा कूलाम होता है कि नहीं जी, विद्युत तीव्रता का। और साथ में डी ए क्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या मात्रक होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो एक और मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम, ये दो मात्रक हो गया, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ये क्या हो गया दोस्तों, दोनों मात्रक हो गया विद्युत फ्लक्स का। तो ये दो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स और वोल्ट मीटर, ये हो गया दोस्तों मात्रक विद्युत फ्लक्स का, ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। और ये एक अदिश राशि है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए और इंग्लिश मीडियम के लिए भी दिया गया था, नंबर ऑफ द लाइंस ऑफ द फोर्स पासिंग द परपेंडिकुलर टू एन इमेजिनरी सरफेस। पढ़ लीजिए, काफी आसान है। चलिए आवेश का आयतन घनत्व देखिए कितना इजी है। देखो आवेश का आयतन घनत्व दोस्तों देख सकते हो एग्जाम में पूछा जाता है। देखो कितना आसान तरीका से बतलाऊंगा। वैद्युत आवेश के किसी आयतन पर, यानी कि वैद्युत आवेश होगा, मान लीजिए डियर इस प्रकार से, वैद्युत आवेश के किसी आयतन पर, ये जो आयतन आपको दिख रहा है गोल कलर, ये जो आयतन है डियर इस पर जो आवेश का फैलाव होगा, जो आवेश का फैलाव होगा डियर स्टूडेंट, उसे आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। यानी कि ये जो सरफेस है डियर जो आयतन है इस पर जो आवेश का फैलाव जहां जहां होगा ना, उस दोस्तों फैलाव को आवेश का आयतन घनत्व कैसे, इसे रो द्वारा सूचित करते हैं। अब कहोगे कैसे, मान ले सर जी, तो देखो आपको क्या करना है, मान लीजिए किसी पदार्थ दोस्तों भी पर, ठीक ना डियर यानी कि आयतन पर, मान लीजिए किसी पदार्थ आयतन पर यानी कि भी पर जो आवेश होगा डियर क्यू होगा, इसी के अनुपात को हम लोग दोस्तों क्यू बटा भी को हम लोग आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। बहुत
डेफिनेशन क्या परिभाषा है किसी दोस्तों एकांक है जो किसी पदार्थ होता है उसके आयतन पर, आयतन का मतलब क्या होता है भी होता है, आपको पता होना चाहिए। और जो आयतन पर जो आवेश होता है इसी के अनुपात को हम लोग आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। वही परिभाषा लिखा हो वैद्युत आवेश के किसी आयतन पर, आयतन भी पर जो आवेश का फैलाव होता है यानी आवेश Q का जो फैलाव होता है दोस्तों वैक्यूम पर, तो यहाँ से जो फैलाव होता है इसी को आयतन घनत्व कहते हैं, इसे रो द्वारा सूचित करते हैं। कहोगे सर जी ऐसा बात है यानी कि प्रति इकाई पर दोस्तों जो प्रति जो होता है दोस्तों आयतन पर जो आवेश होता है इसी को हम लोग जब आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, तो यहाँ से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। आवेश का मात्रक कूलम हो गया और दोस्तों भी का मात्रक क्या हो गया आयतन का मीटर क्यू हो गया। ये कूलम बटा मीटर क्यू इसका क्या हो गया यूनिट हो गया। उसी प्रकार से यहाँ से क्यू बाई भी आप लोग लिख सकते हो। रो बराबर क्या लिख सकते हो, रो बराबर हम लोग दोस्तों क्यू बटा भी लिख सकते हैं। ये आपका दोस्तों क्या हो गया, ये आपका सूत्र हो गया जो कि एग्जाम में पूछता है। आवेश का आयतन घनत्व बराबर क्या होता है, देखो यहाँ से आप लोग निकालेगा तो आवेश का मात्रक कूलम और दोस्तों आयतन का मात्रक मीटर क्यू, ये हो गया क्या, तो यह हो गया आपका आवेश का आयतन घनत्व का मात्रक। और बीमा आप लोग यहाँ से देख सकते हो आवेश का 80 और मीटर का दोस्तों L⁻³ बीमा। ये आपका दोस्तों पूरा का पूरा एकदम 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद कर लीजिए, कंटेस्ट कर लीजिए, एग्जाम में आता है तो बिल्कुल तैयार कर लीजिए। देखो मात्र 5-10 सेकंड में जानिए, गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर कैसे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए जानिए। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हो। कम समय विद्यार्थी गूगल पर जाना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद जरूर जाना। देखो अपेक्षिक परावैधता या निरपेक्ष परावैधता क्या है, तो देखो ये भी एकदम है, तो याद कर लीजिए। अपेक्षिक परावैधता किसी माध्यम की परावैधता और निर्बाध के परावैधता के अनुपात को अपेक्षिक परावैधता या निरपेक्ष परावैधता कहते हैं। देखो इसका पहले समझो, इसको सूचित किससे करते हैं तब समझ में आएगा। मान लीजिए कि किसी माध्यम की परावैधता ऑप्शन होगा और निर्बाध की परावैधता ऑप्शन नॉट होगा, यानी कि दोस्तों ई बटा क्या होगा ऑप्शन नॉट होगा। और इसके अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, तो आपका दोस्तों अपेक्षिक परावैधता कहेंगे। यानी कि अपेक्षिक परावैधता जो होगा डियर स्टूडेंट क्या होगा अपेक्षिक परावैधता। देखो अपेक्षिक परावैधता किसी माध्यम की परावैधता, माध्यम की परावैधता क्या ऑप्शन है, ऑप्शन है ना डियर स्टूडेंट, माध्यम की परावैधता ऑप्शन और निर्बाध के परावैधता का अनुपात, निर्बाध का आप लोग को ये दिया गया और इसका अनुपात पूछा तो ई बटा ऑप्शन नॉट हो गया। और क्या पूछा तो अपेक्षिक परावैधता, और अपेक्षिक परावैधता ई आर होता है। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए एकदम आसानी से चल करके आपका सूत्र आ गया, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यहाँ से देख सकते हो पूरा सूत्र भी दिया गया, एकदम आसान है। एग्जाम हॉल में क्या करना है एकदम कमाल कर देना डियर स्टूडेंट, है ना, एकदम ईजी है तो बिल्कुल कमाल कीजिएगा। चलो यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट, इसका देखिए इसका मान कुछ दिया गया तो इसको पॉइंट में आप लोग को इस सब का मान याद रख लेना है। इसे 2 नंबर में पूछा जाता है कि इसका मान लिखे और ऑप्शन नॉट का मान लिखे थे। ऑप्शन नॉट का 8.85 गुना 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर या तो फैराडे बटा मीटर भी कह सकते हो। अब बाकी इसका भी मात्रक देख सकते हो, पूरा का पूरा आप लोग का दिया गया डियर स्टूडेंट, तो क्लियर कर लेना है। चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, तो यहाँ से देखिए विद्युतीय क्षेत्र के एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E के द्वारा सूचित किया जाता है। देखो अब यहाँ से समझो, किसी एकांक विद्युत आवेश पर जो लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यानी कि सूत्र क्या हुआ E बराबर F बटा Q हो गया। ये आपका दोस्तों सूत्र हो गया। क्या हो गया सर जी सूत्र। ये जब सूत्र हो गया तो आपका एग्जाम में ये दोस्तों 2-3-4 बार पूछा है ऑब्जेक्टिव। तो याद रखिए विद्युत क्षेत्र के एकांक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के एकांक आवेश पर जो आकर्षण या विकर्षण बल होगा इसी के अनुपात को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। और यहाँ से मान लीजिए किसी विद्युत क्षेत्र में Q परिमाण का आवेश F बल कार्य करता है, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटा Q हो गया। क्या हो गया डियर स्टूडेंट E बराबर F बटा Q हो गया, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब आके बीमा निकालना है तो F का बीमा यहाँ से लिख दीजिए mL/-2 और आवेश का बीमा AT या IT लिखिए। तो यहाँ से आप लोग कीजिएगा mL T दोस्तों नीचे प्लस का था तो ऊपर आया तो माइनस का, तो
तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए माइनस का 3 हो गया। इसको ए इनवर्स लिखिए या आई इनवर्स लिखिए, दोनों एक ही है, तो ये आपका बीमा हो गया। चलो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं क्या, तो देखो विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, किसी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं उस बंध रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता या चलने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। बाकी फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हो, किसी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं उस बंध रेखा के समान है जिस पर कोई स्वतंत्र धन आवेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है। यानी कि जो ये दोस्तों आप लोग का आवेश है, इस पर कोई स्वतंत्र धन आवेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है। देख सकते हो यहाँ से इस प्रकार से चल रहा है आवेश से, तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, विद्युत बल रेखाएं कहेंगे। विद्युत बल रेखाएं हमेशा दोस्तों किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र के दिशा को निरूपित करे। बिल्कुल देखो यहाँ पर जहां भी स्पर्श रेखा खींची गई डियर स्टूडेंट, वो सब विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। कोई इस सब जा रहा है, कोई इस सब से आ रहा है, कोई इस सब से जा रहा है, इस सब से आ रहा है। इस प्रकार से आप लोग देखिएगा, फिगर के माध्यम से भी आप लोग इसको आसानी से समझ लिए। देखो विद्युत बल रेखाएं के गुण आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखो विद्युत बल रेखाएं के गुण निम्नलिखित है। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होते हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होते हैं। बिल्कुल ये जो आवेश है डियर स्टूडेंट, धन आवेश से प्रारंभ हुआ है। देखो ये धन आवेश से प्रारंभ होता है, ऋण आवेश पर समाप्त होता है विद्युत बल रेखाएं। ये तो आपको पता है, ये तो आपको याद कर लीजिएगा, ये धन आवेश से प्रारंभ होता है, ऋण आवेश पर समाप्त होता है। देखो विद्युत बल रेखाएं कभी भी किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र को दिशा को निरूपित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं करते। बिल्कुल देखो विद्युत बल रेखाएं दोस्तों जब निकाल रही है डियर स्टूडेंट, तो वह एक दूसरे को कभी काट ही नहीं सकती है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से जाएगा तो कभी काटवे नहीं करेगा दोस्तों। इस प्रकार से होता रहेगा, लेकिन कभी जो एक दूसरे को नहीं काटेगा। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। सही बात है, यहाँ से फिगर के माध्यम से देख सकते हो, लंबाई के दिशा में क्या हो रहा है, ये सिकुड़ने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से होता है डियर स्टूडेंट, ये सिकुड़ने का प्रयास करता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्या होता है, सिकुड़ने का प्रयास करता है, तो याद रखेगा काफी इजी है। ये लंबाई के दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है और ये एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं। बिल्कुल समानांतर होते हैं, ये नहीं कि मतलब कि कुछ भी, मतलब कि इसमें जो होता है एकदम बिल्कुल समानांतर चलता है। देखो विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है, ये भी आपके एग्जाम में 2 बार पूछ चुका है। तो देखो विद्युत ध्रुव आघूर्ण जो होता है दोस्तों, यहाँ समझना फिगर के माध्यम से। देखो इस प्रकार से लिया, तो विद्युत ध्रुव में दोस्तों क्या होता है, एक प्लस आवेश होता है, एक माइनस क्यू आवेश होता है। दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, 2 परिमाण है ना डियर स्टूडेंट, इसके बीच की दूरी क्या होता है, 12 होता है। जब 12 होता है तो आपको यहाँ से परिभाषा दिया हुआ कि विद्युत ध्रुव दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, देखो एक प्लस क्यू का परिमाण है, एक माइनस क्यू है, दोनों में से कोई एक ही लेना। मान लो जो मैंने क्यू को ले लिया, और दोस्तों आवेश का परिमाण तथा आवेश के बीच की दूरी क्या है, 12 है। 12 के गुणनफल को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कि क्यू गुना 12 हो गया, ये आपका विद्युत ध्रुव आघूर्ण हो गया। क्या हुआ, इसको पी के द्वारा सूचित किया जाता था। पी बराबर आप लोग इसको लिख सकते हैं क्यू गुना 12। क्यों सर जी, तो आपको पता है कि दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उसके लंबाई के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये एक सदिश राशि है जिसका मात्रक कूलम मीटर है। एक अन्य मात्रक दोस्तों डेवाई भी होता है, इससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। एकदम सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपको क्या करना है, गूगल पर आप लोग जा करके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग दोस्तों इसका 500 वाला लेना चाहते हैं, तो आप लोग जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो पूरा आपको आ जाएगा। देखो विद्युत बल रेखाएं कि दूसरों को कभी नहीं काट सकते। बाकी आप लोग फिगर के माध्यम से देख लीजिए, कभी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट ही नहीं सकती है। देखिए विद्युत बल रेखाएं के दूसरों को कभी नहीं काट सकते, क्योंकि ऐसा होने पर कटान बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं के 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि दोस्तों वास्तविक और किसी काल्पनिक किसी प्रकार से संभव नहीं है। देखो अगर 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे डियर स्टूडेंट, तो इसकी क्या हो जाएगी, 2 दिशा हो जाएगी। देख सकते हो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता। विद्युत बल रेखाएं होता है कभी एक दूसरे को काटते नहीं। बाकी इस फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हो विद्युत बल रेखाएं कैसे एक दूसरे को काट सकती है डियर स्टूडेंट। जैसा
कि ये देखो ये विद्युत बल रेखाएं हैं, तो इसको कोई काट सकता नहीं जी? क्यों नहीं काट सकता? तो देखो अगर काट देगा दोस्तों, मान लीजिए विद्युत बल रेखाएं अगर इसको कोई काट देगा, देखो इसको इस प्रकार से काट देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मान लीजिए आप करा तो आपको दो डायरेक्शन मिल गया, इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको कोई एक ही दिशा में ना जाना होगा, दोनों दिशा में कैसे जाएंगे? इसीलिए दोस्तों विद्युत बल रेखाएं के दूसरों को कभी भी नहीं काटती है। चलिए इतना आसान तरीका से आपको समझा दे रहे हैं। चलिए कूलाम का नियम देखिए, 2010 में पूछा जाता है कूलाम के नियम की सीमाओं को लिखिए। तो देखो ये जो होता है डियर स्टूडेंट नियम, ये दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। देखो ये प्लस क्यू आवेश होता है, ये प्लस क्यू आवेश होता है, ये माइनस क्यू आवेश होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट? ये भी इस प्रकार से दे दीजिए, ये दो बिंदु आवेशों के लिए, ये बिंदु और ये बिंदु के लिए लागू होता है, दो बिंदु आवेशों के लिए। और ये दो स्थिर आवेशों के बीच लगता है, जो आवेश होता है डियर स्टूडेंट प्लस क्यू माइनस क्यू, ये दोनों क्या होता है? स्थिर आवेश होता है। ये नहीं कि चलता रहता है, ऐसा नहीं होता, ये स्थिर आवेश होता है। और ये दोस्तों जो होता है 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है, या तो दोस्तों 14 भी लिख सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट? ये 10⁻⁻14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है, उससे अधिक के लिए लागू होता है, देख सकते हो। यह नियम 10⁻⁻14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। चलो आवेश का गुण देख लीजिए, आपका दोस्तों पूछा है, क्या पूछा है जी? 2012 में। चलो आवेश का गुण देखो, आवेश जो होता है दोस्तों एक अदिश राशि है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, आवेश क्वांटमीकृत होता है, आवेश संरक्षित होता है, आवेश सतत होता है, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। इससे चलिए कहा जाता है कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक को लिखो। देखो जो चालक की धारिता होता है जिसमें उसको जो प्रभावित करने वाला जो कारक होता है उसको आप लोग को लिखना है। तो देखिए कहा जाता है कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला जो कारक है दोस्तों निम्न है, यानी कि चालक की जो धारिता को प्रभावित करेगा उसका जो कारक होता है निम्न कारक है। देखो पहला क्या है? चालक के सतह के क्षेत्रफल पर और साथ में चालक के चारों ओर के माध्यम की प्रकृति पर। तो देखो चालक के सतह के क्षेत्रफल पर क्या होता है? किसी चालक की जो धारिता सी होती है उसके सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, यानी कि किसी चालक की धारिता सी है उसके एरिया के समानुपाती होगा, यानी कि किसी चालक की धारिता बढ़ाएंगे तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल घटाएंगे तो धारिता भी घटेगा। यही इसका कहने का मतलब है, ठीक ना डियर स्टूडेंट? आसान था कि चालक के सतह के क्षेत्रफल पर। दूसरा है दोस्तों चालक के माध्यम के प्रकृति पर। तो किसी चालक की धारिता सी उसके चारों ओर के माध्यम के समानुपाती होता है, यानी किसी चालक की धारिता सी और किसी माध्यम का दोस्तों मान लीजिए कोई भी आपका दोस्तों माध्यम, तो उसको आप लोग ऑप्शन मान लीजिए और इसको हम लोग दोस्तों समानुपाती कहते हैं, यानी कि दोस्तों चालक के चारों ओर के माध्यम पर भी दोस्तों डिपेंड करता है। चलिए इजी था डियर स्टूडेंट 11 नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो विद्युत विभव क्या, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं। देखिए विद्युत विभव क्या, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए विद्युत विभव क्या होता है, तो काफी आसान लैंग्वेज है, हर विद्यार्थी समझ सकता है। देखिए किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को, देखो मान लीजिए डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग मान लो, ठीक ना डियर स्टूडेंट? देखो किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को, ठीक ना डियर स्टूडेंट? एकांक आवेश को अनंत से, मान लीजिए एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक जो लाने में जो कार्य करना पड़ता है डियर स्टूडेंट, एकांक आवेश को अनंत से मैंने बहुत दूर से, जिसकी कोई निश्चित नहीं है, अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे दोस्तों विद्युत विभव कहते हैं। यानी कि एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है डियर स्टूडेंट उसी को हम लोग दोस्तों विद्युत विभव कहते हैं, इसे भी के द्वारा सूचित करते हैं। और मान लिया कि एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया वर्क जो होगा W होगा और इसका आवेश Q होगा, तो V बराबर W/Q का सूत्र बन जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट? यानी कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को कहां से अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग दोस्तों विद्युत विभव कहते हैं। देखो विद्युत विभव एक स्केलर क्वांटिटी का अदिश राशि होता है जिसका मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा और समझेंगे तो और भी आपको बेहतरीन तरीका समझ में आएगा। देखो विद्युत जो विभव होता है उसका मात्रक की बात करें तो वोल्ट होता है। क्या सर जी? वोल्ट।
और आपको पता है कि V बराबर W/Q होता है, तो यहाँ से इसका और भी यूनिट निकाल सकते हो। जैसे वर्ग का क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है। यानी कि 1 वोल्ट जो है ना जूल प्रति कूलाम होगा। यानी कि वोल्ट हुआ तो वोल्ट के जगह हम लोग जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 वोल्ट जूल प्रति कूलाम को ही कहा जाता है। इसका बीमा निकालिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप लोग 200 जूल का बीमा बटा में आवेश का बीमा, यानी कि V बराबर W/Q होता है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ से इसकी बीमा निकाल सकते हो। W का बीमा ऊपर रख दीजिए और नीचे आवेश का बीमा रख दीजिए। इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा डियर स्टूडेंट, तो आपका बिल्कुल निकल करके चला आएगा। तो इसको आप लोग कंबाइन कीजिएगा तो ये बीमा आपका निकल जाएगा। देखो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम होता है। एकदम आसान था, हर विद्यार्थियों को याद हो गया होगा। एकांक आवेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डिएशन की संवाहन वेग या अनुगमन वेग क्या। तो देखिए कितना आसान परिभाषा है। जब किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है। देखो संवाहन वेग या अनुगमन वेग क्या, तो जब किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तब चालक का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिस नियत औसत वेग से गति करता है उस नियत औसत वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। यानी कि जब किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करेंगे तो उसके सिरों बीच दोस्तों जो आपका चालक जो का दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस नियत औसत वेग से दोस्तों गति करेगा उसे ही हम लोग अनुगमन वेग या संवाहन वेग कहेंगे। इसे हम लोग VD के द्वारा सूचित करते हैं। तो इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो VD से। इसको आप लोग याद रखना। और इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। साथ में इसका बीमा भी आपका दिया गया है। क्या होता है, तो क्या होता है, L होता है। देख सकते हो इसका बीमा हो गया। डिएशन संवाहन वेग एग्जाम में पूछा जाता है जब किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिस नियत औसत वेग से गमन करता है उसे हम लोग संवाहन वेग कहते हैं। चलिए देखो संधारित्र को प्रभावित करने वाला कारक भी आपको जानना चाहिए डिएशन, क्योंकि आपको पता चल गया कि दोस्तों धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन था। तो संधारित्र का भी पूछा जाता है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है। देखो पहला क्या, संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल पर, यानी कि दोस्तों संधारित्र होता है उसके प्लेटों का क्षेत्रफल, यानी कि दोस्तों धारिता C होगा और प्लेट A होगा तो इसका समानुपाती होगा। माध्यम के प्रकृति में दोस्तों उसी प्रकार से उसकी धारिता जो होगा उसके माध्यम के समानुपाती होगा। और इसमें एक और पॉइंट हो जाता है प्लेटों के बीच की दूरी पर। किसी संधारित्र की धारिता C उसके प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि C व्युत्क्रमानुपाती 1/D होता है। तो इसी को हम लोग लिख दिए C/D। एकदम ईजी है, हर विद्यार्थी इसको एक बार में याद कर सकता है। एकदम आसान है, जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना है डियर स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में आपका पूछा जाता है। देखो समविभवित तल क्या है, इसका 200 विशेषताओं को लेके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का जो मान होता है वो समान होता है। यानी कि वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है उससे हम लोग समविभवित तल कहते हैं। समविभवित का मतलब क्या है, समान विभव वाला तल। या तो आप लोग लिख सकते हो वैसा तल जिसके सभी विभव पर दोस्तों मान क्या हो, समान हो, यानी कि समविभवित तल, यानी कि समान दोस्तों सामान्य सभी समान विभव का तल, उसको हम लोग समविभवित तल करेंगे। और समविभवित तल जो होता है दोस्तों दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। और दोस्तों जो समविभव होता है उस पर किया गया कार्य भी शून्य होता है, क्योंकि पता है कि समविभव पर दोस्तों सभी जगह विभव का जो मान होता है वो दोस्तों क्या है, सेम होता है। इस कारण से दोस्तों समान होता है। इसके विशेषता भी एग्जाम में पूछा जाता है। समविभव तल एक दूसरे को कभी नहीं काटते। देखो समविभव तल दोस्तों क्या, प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है। तो ये कैसे काटेगा डिग्रेशन, काट ही नहीं सकता एक दूसरे को, कभी भी नहीं काट सकता है। समविभव तल दोस्तों किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है, यानी कि जो समविभव तल होता है दोस्तों एक और दो बिंदु के बीच का जो विभवांतर होता है वो 0 होता है। क्योंकि देखो समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर दोस्तों विद्युतीय विभव जो होता है ना, पोटेंशियल दोस्तों
वो दोस्तों क्या होता है, समान होता है। इस कारण से दोस्तों विभवांतर जो होता है वहाँ पर शून्य होता है। देखो समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को स्थानांतरित में करने में किया गया कार्य का मान शून्य होता है। यानी कि समविभव पृष्ठ होता है जैसे उसके किसी भी दोस्तों पृष्ठ पर किया गया जो कार्य का मान होता है वो 0 होता है। ये भी एकदम आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आप लोग को आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट एग्जाम हॉल में एकदम धमाल जरूर करना है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए और लगाइए इसका आंसर। कहा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है। देखो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा, लेकिन मैंने लिखा है 2 बार, बहुत बार पूछा है। देखो किसी चालक का प्रतिरोध आर, देखो कितना बढ़िया ट्रिक आपको बतलाऊंगा। आर बटा एल याद रखो और पूरा आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो किसी चालक का प्रतिरोध 200 आर होगा, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए होगा, इसके लंबाई के अनुपात को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को हम लोग दोस्तों प्रतिरोधकता कहते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता क्या है। तो याद रखिएगा किसी चालक का प्रतिरोध आर, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल, देखो डॉट मतलब क्या है, गुणनफल, अर्थात इसके लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, हाँ प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसे रो बराबर आर बटा एल लिखता है, इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। क्योंकि कैसे सर, तो आर बटा एल से निकाल लो, यहाँ से निकाल लेगा दोस्तों तो प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, एरिया का 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और लंबाई का मीटर हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर घटा दीजिए, ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। यानी कि डियर स्टूडेंट प्रतिरोधकता जो हो जाएगा इसका मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। और इसका बीमा वगैरह भी निकाल सकते हो, यहीं सूत्र आपको लगाना आर बटा एल लगाना है और इसका बीमा निकाल लेना। आर का 200 प्रतिरोध का बीमा रखना है, फिर एरिया का 200 बीमा रखना है, फिर लंबाई का बीमा रखना है। ये निकालने के बाद आपका एम एल के पावर टी 3 और टी के पावर -3 और ए के पावर -2 आ जाएगा। यानी काफी आसान था। किसी चालक का प्रतिरोध आर, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल तथा इसके लंबाई के अनुपात को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। चलिए अब देखो 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते, आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में आपका बार बार पूछा जाता है। तो देखो यदि 2 बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर दोस्तों जो बिंदु हो जाएंगे जो कि संभव ही नहीं है। इस प्रकार से 2 बिंदु हो जाएगा जो कि संभव नहीं। इसका अर्थ है कि दोस्तों उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का 2 मान होगा। देखो 2 मान कैसे संभव हो जाएगा, इधर इधर नहीं होगा, जो कि असंभव नहीं महासंभव है। 2 से प्रतिशत दोस्तों नहीं काट सकते और कभी भी एक दूसरे को दोस्तों कभी नहीं काट सकते। इसको आप लोग को याद रखने है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलो देखो धारा घनत्व तो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये सब सब्जेक्टिव में पूछता है। तो आपको पूरा लिखना है ताकि आपको एक भी नंबर एग्जाम में ना कटेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से कहा जाता है किसी चालक का प्रतिरोध, देखिए किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इससे प्रवाहित होने वाली धारा, यानी कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को हम लोग धारा घनत्व कहेंगे। यानी कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो होता है दोस्तों, इससे जो प्रवाहित होने वाले धारा होगी इसी को हम लोग दोस्तों धारा घनत्व कहेंगे। इसे हम लोग जे के द्वारा सूचित किया जाता है। मान लिया कि किसी चालक तार से एकांक अनुप्रस्थ काट से दोस्तों क्षेत्रफल ए है और इससे प्रवाहित धारा आई है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। जब जे से इसको सूचित करेंगे तो आपको पता प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा, तो प्रवाहित होने वाली धारा दोस्तों क्या है, आई है। यानी कि प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट, तो जो इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा तो आई बटा ए का सूत्र आपको पता चलेगा। तो आई बटा ए का मतलब क्या हुआ, प्रति इकाई क्षेत्रफल से, प्रति इकाई क्षेत्रफल से जो प्रवाहित होने वाला आई होता है दोस्तों धारा, उसी को हम लोग धारा घनत्व कहेंगे। देखो इसका जो मात्रक होता है डियर स्टूडेंट आई बटा ए, इसको लिखते हैं तो इसका 200 आई का एम्पियर होता है और एरिया का जो होता है मीटर स्क्वायर हो जाता है मात्रक। तो एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। बाकी बीमा ए एल के पावर -2 होता है। चलिए एकदम आसान क्वेश्चन था, हर विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा कि धारा घनत्व हकीकत में है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभव मापे के उपयोग को लिखना है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हर साल पूछता है, 2022 में पूछा, हर साल पूछा जाता है, देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में।
देखो विभव मापे के दो सेतों के दोस्तों विद्युत वाहक बलों को मापता है, यानी कि दो सेतों जो होता है डिएशन विभव मापी का मापा जाता है। विभव मापे के द्वारा दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। विभव मापे के द्वारा सेल से प्रवाहित धारा को मापा जाता है, यानी कि दोस्तों जो विभव मापी होता है इसके क्या होता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, इससे प्रवाहित धारा को मापा जाता है और साथ में विभव मापे के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है, डिएशन कंपेयर किया जाता है। डेट मीन्स ये काफी इजी इक्वेशन था मेरे प्यारे साथियों, आप लोग एक बार में ही याद कर सकते हो। देखो एसिड वैद्युत परिरक्षण क्या, ये तो और भी इजी इक्वेशन है, ये दोस्तों 2023 में भी पूछा है, तो याद रखिएगा दोस्तों एसिड वैद्युत परिरक्षण क्या, इसके अनुप्रयोगी जीवन उपयोगी उपयोगों को आपको बताना है। तो देखो किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के हम लोग एसिड वैद्युत परिरक्षण कहते हैं, यानी कि किसी निश्चित क्षेत्र का मतलब क्या हो, कोई कार होगा, मान लीजिए कोई भी निश्चित साथ 200 होगा, जैसे कि गाड़ी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, 200 बस भी हो सकता है, बोलेरो भी हो सकता है, ट्रक भी हो सकता है। किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र से बचाने की प्रक्रिया को एसिड वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। और बिजली गिरने के समय बंद कार या बस में बैठे रहने के दोस्तों रहने के किसी पेड़ के या मैदान के खड़े रहने की तुलना में अधिक सुरक्षित है, यानी कि इसका कहने का मतलब है जो आप लोग पेड़ पौधे के नीचे खड़े हो जाते हो बरसात में, वर्षा से बचने के लिए, उससे तुलना में आप लोग दोस्तों किसी गाड़ या खारे में गाड़ी जो होता है उसमें बैठ जाइए, उससे क्या होगा, उससे दोस्तों जो होता है ना बिजली उसके निकट नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों वो क्या एक समान ये दोस्तों वो क्या एक खोखला गोला भाग है जिसके अंदर दोस्तों जो होता है विद्युतीय विभव का मान शून्य होता है, इसीलिए वहां पर कभी इलेक्ट्रिक आ ही नहीं सकता, उससे दूर भागेगा। इसीलिए आप लोग को कहते हैं अगर मान लीजिए लाइक बाई चांस आप लोग का बारिश आ जाता है तो आप लोग कार में तो कार में रहिए, क्योंकि कार में ज्यादा बेहतर होता है, वहां पर जो दोस्तों खोखले भाग जो होता है उसमें विद्युतीय विभव का मान शून्य होता है, चुंबकीय तीव्रता का मान शून्य होता है, तो वहां पर दोस्तों स्थिर वैद्युत परिरक्षण जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रिक से आपको बचाए रखता है, जो आकाशीय जो होता है डिएशन दुर्घटना उससे आप बचे रहेंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, देखो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है मेरे प्यारे साथियों वो क्या है, चले जानिए एम्पियर का परिपथीय नियम। किसे बंद वक्र के परितः, आप कहोगे सर जी बंद वक्र का परितः क्या होता है, तो समझो किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन है। अब मान लीजिए डिएशन किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भी वेक्टर होता है और चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, देखो ये रेखा क्या है, समाकलन इस प्रकार से क्या है, समाकलन का चिन्ह है सांप जैसा, ठीक ना डिएशन, रेखा का समाकलन उस बंद वक्र के द्वारा, ये जो बंद वक्र है डिएशन आप लोग तन्ने को देख रहे होंगे यहाँ पर, एक उस बंद वक्र के द्वारा दोस्तों क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो डीएल है डिएशन क्या है क्षेत्रफल से है, और क्षेत्रफल से गुजरने वाले जो कुल धारा दोस्तों आई होता है उसका कैसा ऑप्शन नॉट गुना है, तो यहाँ पर देखो इसका ऑप्शन नॉट गुना क्या है दोस्तों आई है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे तो दोस्तों किसी बांध वक्र के परितः, देखो यहाँ पर बांध वक्र आप लोग को दिख रहा है, बांध वक्र का दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र वेव वेक्टर होता है तो यहाँ से वेव वेक्टर का रेखा समाकलन है दोस्तों उस बांध वक्र के द्वारा दोस्तों क्षेत्रफल से, यानी कि बांध वक्र का क्षेत्रफल दोस्तों क्या है डीएल वेक्टर है, वो बांध वक्र का दोस्तों क्षेत्रफल है, इससे गुजरने वाले कुल धारा जो दोस्तों म्यू नॉट होती है उसका धारे के गुना के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पर आपको दोस्तों निर्वात की चुंबकशीलता जो म्यू नॉट होता है इसी को कहा जाता है, यानी कि दोस्तों निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है वो म्यू नॉट को कहा जाता है। और यहाँ से आप लोग ये सूत्र लिख दोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे 2 अंक मिलेंगे, आपको 1 नंबर भी कटौती नहीं किया जाएगा। चलो म्यू नॉट का मान क्या होता है तो आपको पता होगा 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी बटा मीटर होता है डिएशन, ये आप लोग जानते भी होंगे। चलिए इजी था, फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग को हो गया होगा। चलिए देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेगा तो ये तो और भी इजी है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो चुंबकीय आघूर्ण क्या है, देखो सभी विद्यार्थी मात्रक जानते एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन ये नहीं जानते इसका परिभाषा क्या, बहुत आसान परिभाषा है, बहुत आसान। देखिए
चुंबक का ध्रुवीय प्रबलता, देखो चुंबक की ध्रुवीय प्रबलता और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को, यानी कि मान लीजिए डियर स्टूडेंट चुंबकीय दोस्तों ध्रुवीय प्रबलता m होगा और इसकी चुंबकीय लंबाई 12 होगा, तो इसी को हम लोग चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे। पूरा को हम लोग डायरेक्ट m कह सकते हैं क्योंकि इसको कैपिटल M से सूचित किया जाता है। कहोगे सर जी यानी कि चुंबक के ध्रुवीय प्रबलता m, हाँ चुंबक के ध्रुवीय प्रबलता m और इसकी चुंबकीय लंबाई 12 के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे दोस्तों कैपिटल M के द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। तो मान लिया कि चुंबक का ध्रुवीय प्रबलता स्मॉल m है और चुंबकीय लंबाई 12 है, तो यहाँ से आप लोग देखोगे चुंबकीय आघूर्ण दोस्तों कैपिटल M बराबर क्या होगा? m क्रॉस 12 हो गया। m क्या है दोस्तों? तो आपको पता है ध्रुवीय प्रबलता है और दोस्तों 12 जो है वो चुंबकीय लंबाई है, तो यहाँ से m गुना 12 हो गया दोस्तों क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण। इसका मात्रक निकालोगे तो मीटर का दोस्तों यहाँ से a हो गया एम्पियर और यहाँ तो दोस्तों 12 का हो गया क्या हो गया? एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। देखिए एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया और साथ में बीमा AL स्क्वायर हो गया। देखो कितना आसान, आपको कुछ नहीं करना। किसी चुंबक के ध्रुवीय प्रबलता दोस्तों क्या होता है? m होता है और चुंबकीय लंबाई क्या होता है? 12 होता है। इसी के गुणनफल को हम लोग दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे और ये आपके एग्जाम में बार 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 पूछा जाता है, तो इसको आप लोग को क्लियर कर लेना है और याद कर लेना है। और PDF नोट्स आपको जरूर लेना है इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। चलिए 15 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हो। कम समय सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देखिए बायो सावर्त का नियम क्या है डियर स्टूडेंट? ये एग्जाम में इतनी बार पूछा है कि मत कहिए। इसका अनुप्रयोग 5 नंबर में पूछता है, तो सब कुछ आपका होगा। तो आपको क्या करना है? तो चैनल के साथ बने रहना है सब्सक्राइब करके। और इतना आसान लैंग्वेज होगा कि आप लोग माथा पका लोगे, इतना आसान बताऊंगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट? टेंशन मत लो, बस देखते जाओ। देखो बायो सावर्त तथा लाप्लास, कहोगे बायो सावर्त तथा लाप्लास कौन है सर? तो देखो बायो सावर्त तथा लाप्लास है दोस्तों, ये एक वैज्ञानिक है। जैसे मान लीजिए आप दो वैज्ञानिक है, दो दोस्त है मान लीजिए हैं, अगर किसी चीज का आविष्कार करोगे तो क्या होगा? इतिहास के पन्नों में आपका नाम आएगा। उसी प्रकार से बायो सावर्त तथा लाप्लास जो वैज्ञानिक है डियर स्टूडेंट, इन्होंने क्या किया? बायो सावर्त तथा लाप्लास ने धारावाहिक चालक के अंदर छोटे से अल्पांश, कहोगे सर जी धारावाहिक क्या होता है? जिसमें धारा बहती है उसको धारावाहिक कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? इसमें धारा बह रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है? धारा बह रहा है। कहोगे बाज सर इस प्रकार से धारा बह रहा है, तो इसको धारावाहिक चालक कहेंगे। यानी कि बायो सावर्त तथा लाप्लास ने देखा कि धारावाहिक चालक के अंदर छोटे से अल्पांश है। अब देखिए इतना बड़ा अल्पांश है, कोई छोटा सा अल्पांश ले लीजिए। देखिए इस प्रकार से आपका अल्पांश जा रहा है। कोई छोटा सा अल्पांश मान लीजिए ये वाला है, तो ये छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर, मान लीजिए ये आपका बिंदु है, इस बिंदु पर क्या हुआ? छोटे से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए एक नियम दिया। यानी कि इस प्रकार से आप लोग देख रहे हो रेडिएशन धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से। तो छोटा सा कोई अल्पांश ले लीजिए, छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र का नियम दिया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण दिया जाता है, उसी को हम लोग बायो सावर्त का नियम कहते हैं। याद हो गया होगा, इतना आसान है। इसको देखो डीवी वेक्टर बराबर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं म्यू नॉट बटा 4 पाई IDL sin थीटा बटा R स्क्वायर। ये सब क्या है? समानुपाती है, लेकिन R स्क्वायर क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। इतना आसान तरीका से मैं समझाया, मुझे उम्मीद लगता है, गर्व से लगता है कि आपको याद हो गया होगा। क्योंकि बायो सावर्त तथा लाप्लास ने धारावाहिक चालक के अंदर छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो सावर्त का नियम कहते हैं। चलिए याद हो गया, बहुत अच्छा। अब लॉरेंस बल देखिए, कहोगे लॉरेंस बल सर जी? हाँ लॉरेंस बल। चलिए देखिए लॉरेंस बल क्या है? देखो 2019, 2022, 2023 ये सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो धमाल कीजिए। चलिए
जब कोई गतिमान आवेश को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराया जाता है, यानी कि कोई दोस्तों गतिमान मूविंग करता हुआ दोस्तों क्या है, चार्ज है। जब गतिमान आवेश होगा दोस्तों और समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक होता है दोस्तों, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, मूव करता है, गति करता है दोस्तों। यानी कि जब कोई गतिमान आवेश समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है, तब उस कण पर एक प्रकार चुंबकीय बल यानी कि डियर स्टूडेंट जो होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स से कार्य करता है। यानी कि जब कोई गतिमान आवेश को दोस्तों समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किया जाता है, तो उस कण पर, उस पार्टिकल पर एक दोस्तों मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल कार्य करता है। उस बल को हम लोग लॉरेंस बल कहेंगे। तो F बराबर आप लोग को यहाँ से लिख देना है Q इंटू F प्लस B क्रॉस B जो होगा, ये आपका दोस्तों लॉरेंस बल होगा। और लॉरेंस बल आप लोग देख सकते हो, काफी आसान है मेरे प्यारे साथियों, एकदम याद होने वाला चीज है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है प्रश्न में कि आपको दिक्कत पैदा करे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए एकदम आसान है, एकदम लॉलीपॉप है, हर विद्यार्थियों को याद हो सकता है ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से देखिए विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति क्या है। देखो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति इसी को कहा जाता है। देखो कितना आसान लैंग्वेज है। प्रति सेकेंड कहोगे सर जी, प्रति सेकेंड क्या, प्रति सेकेंड प्रति सेकेंड किसी उपकरण के द्वारा जितना ऊर्जा उपयोग किया जाता है उससे हम लोग शक्ति कहते हैं। इसे P के द्वारा सूचित किया जाता है। प्रति सेकंड का मतलब है दोस्तों क्या, प्रति सेकंड यानी कि नीचे प्रति सेकंड हुआ जितना ऊर्जा, यानी कि डियर स्टूडेंट ऊर्जा का मात्रक जूल, जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग शक्ति कहते हैं। या तो आप लोग ऐसे समझे, प्रति सेकंड यानी कि टाइम पर जितने ऊर्जा यानी कि दोस्तों वर्ग की आवश्यकता होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसे P के द्वारा सूचित किया जाता है। P बराबर आप लोग W/T लिख सकते हो। जब W/T लिख सकते हो तो यहाँ से इसका मात्रक निकालेगा तो W का मात्रक दोस्तों जूल हो जाएगा, समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, और दोस्तों शक्ति का मात्रक वाट, यानी कि 1 वाट बराबर आपको क्या पता चल गया, जूल प्रति सेकंड पता चल गया मेरे प्यारे साथियों, है कि नहीं। चलिए ये जूल प्रति सेकंड में पता चल गया। यही सब बात लिखा हुआ है, बीमा वगैरह ये सब जो है ना दोस्तों काफ़ी इजी एक पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जाता है तो याद कर लेना है मेरे प्यारे साथियों, बहुत आसान लैंग्वेज था। देखो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1 किलोवाट जो घंटा होता है डिएशन किसके बराबर होता है, तो देखिए 10.6 गुना 10⁻⁶ जूल होता है, यही होता है। और किलोवाट घंटा का जो मात्रक होता है दोस्तों वो ऊर्जा का होता है। चलिए विद्युत वाहक बल क्या है, देखिए विद्युत वाहक बल व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए किसी परिपथ में एकांक आवेश, कहोगे सर जी किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल कहेंगे। अरे मेरे प्यारे देखो किसी परिपथ में एकांक आवेश, एक आवेश को एकांक आवेश कहने का मतलब एक आवेश को दोस्तों जितने सेल द्वारा जितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी इसी को हम लोग दोस्तों विद्युत वाहक बल कहेंगे और इसको E के द्वारा सूचित करेंगे। मान लिया कि दोस्तों किसी परिपथ के लिए Q आवेश और प्रवाहित दोस्तों करने में किया गया कार्य W होगा, तो विद्युत वाहक बल बराबर फॉर्मूला निकलेगा W/Q का, और W का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम इसका भी मात्रक होता है मेरे प्यारे। देखिए ना कितना इजी है, यहाँ पर जूल प्रति कूलाम देखो इसी को वोल्ट कहा जाता है। अब कहोगे सर जी विभवांतर का मात्रक वहीं, विभव का मात्रक वहीं, विद्युत वाहक बल का मात्रक वहीं, हाँ सब का मात्रक वोल्ट होता है। तीनों अदिश राशि होता है, तीनों का मात्रक यूनिट सेम होता है और तीनों के लिए सूत्र V बराबर W/Q का होता है। ये बहुत इजी पॉइंट है। चलिए एकदम क्लियर कर लेना, एग्जाम एकदम कमाल कर देना, इतना आसान जो क्वेश्चन आता है। चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, देखो ये 2021 में पूछा है, 2020 में पूछा है, क्लियर कर लेना है। चलिए एकांक विद्युत आवेश पर जो आकर्षण या विकर्षण बल
बल का मतलब फोर्स, जो कार्य करता है उसी को हम लोग विद्युत तीव्रता कहते हैं। यानी कि एकांक आवेश पर आकर्षण है विकर्षण बल जो होता है दोस्तों, जो लगने वाला आकर्षण है विकर्षण बल होता है, इसी को हम लोग विद्युत तीव्रता कहते हैं। यानी कि आपको पता चला मेरे प्यारे साथियों, E बराबर F/Q का फार्मूला। अब कहोगे कैसे सर जी? तो देखो एकांक आवेश पर जो दोस्तों लगने वाला बल होगा, इसी के अनुपात को हम लोग विद्युत तीव्रता कहेंगे और इसे E के द्वारा दोस्तों सूचित किया जाता है। मान लिया कि किसी आवेश की दोस्तों विद्युत क्षेत्र में स्थित Q परिमाण वाले आवेश पर F बल कार्य करता है, तो E बराबर F/Q यहाँ से आपको मिल रहा है कि नहीं? इतना आसान है जी, हर कोई को मिलेगा, इतना आसान है कि हर विद्यार्थियों को याद होना चाहिए, है ना डियर स्टूडेंट्स? कमाल की बात। अब देखो फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। न्यूटन बटा कूलाम भी इसका मात्रक हो गया, देख सकते हो। बाकी इसका बीमा जो दिया गया ये भी देख सकते हो, और बाकी आप लोग निकाल भी सकते हो F का और Q का दोस्तों। तो F का निकालेगा तो आपको पता, पहले आवेश नीचे लिख लीजिए। आवेश का बीमा AT होता है, फिर ऊपर में क्या होगा आपका दोस्तों, बल का M होता है, L होता है, T का पावर -2 होता है। तो इसी को माइनस की जगह प्लस का तो ऊपर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। देखो इसको -3 कर लेना, ठीक ना डियर स्टूडेंट? और ये इनवर्स, इसको क्या करना है, -3 कर लेना यहाँ पर, ठीक ना डियर स्टूडेंट? ये हो गया विद्युत वाहक बल। चलिए अब देखो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, ये भी देखो कितना आसान लैंग्वेज है, हर विद्यार्थी को ऐसे ही एक ही बार में एकदम याद हो जाएगा। देखो प्रति इकाई आवेश पर, देखो सॉरी प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र E के कारण, देखो प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र E के कारण उत्पन्न होने वाले, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र E के कारण डियर स्टूडेंट उत्पन्न होने वाले 200 अनुगमन वेग, अनुगमन वेग को किसको कहते हैं? VD को कहते हैं। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर दोस्तों जो उत्पन्न होने वाला अनुगमन वेग VD होता है, इसी के अनुपात को हम लोग इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं और इसको म्यू के द्वारा सूचित करते हैं। तो म्यू बराबर फार्मूला बन गया VD बटा E, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट? एकदम आसान है। देखो विद्युत क्षेत्र है दोस्तों E और अनुगमन वेग भी है, तो आपको कहा जाए प्रति इकाई का मतलब नीचे, ठीक ना डियर? प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाला अनुगमन वेग VD के अनुपात को इलेक्ट्रॉनों के गतिशीलता कहते हैं। तो आपको यहाँ से पता चल गया। और बाकी विद्युत क्षेत्र VD इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता है, तो आता है दोस्तों म्यू बराबर क्या आ गया, VD बटा E हो गया। और आपके एग्जाम में जी पूछा जाता है। अब देखो इसका मात्रक देख सकते हो, बीमा देख सकते हो, एकदम आसान है, हर विद्यार्थियों को समझ में आ जाएगा। चलो चालक की धारिता क्या है? देखो संधारित्र की धारिता तो जानते हो, लेकिन चालक की धारिता भी वही है जो आसान है। और का देखो किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक की सतह पर विभव का मान बढ़ता है। देखो किसी चालक को आवेश देंगे तो क्या होगा, सतह पर जो का विभव का मान बढ़ता है, और सतह में विभव में विपरीत चालक को दिए गए आवेश का समानुपाती होता है। अगर नहीं समझ में तो ये देखो, यदि किसी चालक पर 200 Q आवेश देने के कारण उत्पन्न 200 विभव V से वृद्धि होता है, तब चालक की जो धारिता होता है 200 Q समानुपाती भी होता है। क्योंकि आपको पता है किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके सतह पर विभव का मान बढ़ता है, यानी कि चालक के सतह पर विभव में विपरीत चालक को दिया गया आवेश का समानुपाती होता है। देखो आवेश का समानुपाती विभव है, तो इसे हम लोग चालक की धारिता कहते हैं। दैट मीन्स देख सकते हो कितना आसान है। 1 फैराड बराबर कूलम प्रति वोल्ट होता है, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। और इसका दोस्तों जो मात्रक होता है फैराड होता है। चलो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है मेरे प्यारे साथियों? देखो आवेश संरक्षण सिद्धांत काफी आसान है। वैसा विद्युत आवेश जिसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूपों से दूसरे रूपों में सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि डियर स्टूडेंट आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। देखिए कितना आसान है। यानी कहने का मतलब है जो आवेश है इसको हम लोग ना तो बना सकते हैं नहीं इसको बिगाड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं बाबा। इसको एक रूप से दूसरे रूप में खाली परिवर्तित करेंगे, इसको उसमें कर दें, इसको उसमें कर दें, लेकिन हम लोग के बस में नहीं है इसको उत्पन्न कर सकते विनाश करते हैं, इसको हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसी को हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं।
देखो चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण क्या एग्जाम में तो बार बार पूछा जाता है। आप कहोगे सर जी याद कैसे करना है, देखो एकदम आसान है, पहले समझो क्या कहा जा रहा है। चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो उसका क्या है, तो देखिए किसी चालक तार से, कहोगे सर जी चालक तार क्या हो जाए, अरे मान लो कोई चालक तार है दोस्तों, उससे प्रवाहित धारा, इससे क्या प्रवाहित धारा और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है दोस्तों। धारा को आई से डिनोट करते हैं तो आई लिख दिया, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कहते हैं, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, तो इसका क्षेत्रफल, इसके गुणनफल को दोस्तों चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि डियर स्टूडेंट धारा और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल को हम लोग दोस्तों द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि आई और ए का जो गुणनफल होगा इसी को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। अब कहोगे सर जी एक बार और करवा दीजिए, तो देखो किसी चालक तार से प्रवाहित धारा आई और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के गुणनफल को हम लोग दोस्तों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको एम के द्वारा दोस्तों सूचित किया जाता है, यानी कि एम सदिश के द्वारा सूचित किया जाता है। एम सदिश बराबर आई ए, क्या दोस्तों आई ए, देखिए एम बराबर आई ए आपको पता चल गया। इसका मात्रक निकालेगा तो ए का दोस्तों आई का मात्रक एम्पियर हो गया और दोस्तों एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये आपका मात्रक भी हो गया। इसका एक और मात्रक होता है जेटी इनवर्स से। चलो ये चुंबकीय आघूर्ण का दोस्तों क्या हो गया, मात्रक हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी को याद हो गया का, मुझे ऐसा लगता है ये इतना ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो चुंबक क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यानी कि चुंबकन की जो तीव्रता होती है डियर स्टूडेंट वो क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है तो जाहिर सी बात आपको क्लियर भी करना चाहिए। देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है या चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता से आप क्या समझते हैं, ये सब एक ही है। तो देखो किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, यानी कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन का मतलब क्या हुआ, एकांक आयतन भी, आयतन को दोस्तों भी से सूचित करता आपको पता होगा। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण को दोस्तों किससे डिनोट करते हैं, एम से, अभी आपको हम बताए थे। तो चुंबकीय आघूर्ण एम को दोस्तों जो मान होता है, जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है उसी को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। यानी कि दोस्तों एकांक आयतन दोस्तों भी पर जो चुंबकीय आघूर्ण एम का जो मान होता है इसी को तो हम लोग चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं दोस्तों। इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इससे आई के द्वारा सूचित किया जाता है। आई बराबर क्या हो गया, एम बटा भी हो गया, ये आपका सूत्र हो गया। क्या हो गया, एम बराबर दोस्तों क्या होगा, आई बराबर एम बटा भी का सूत्र हुआ। और यहाँ से आपको पता चला कि आई आपको दिया गया एम्पियर बटा मीटर हो गया, क्योंकि एम का दोस्तों आपका जो होता है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और साथ में दोस्तों जो आयतन होता है उसका मात्रक मीटर क्यू होता है। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा तो एम्पियर उधर आ जाएगा, ये 2 मीटर ऊपर 3 मीटर नीचे, तो नीचे 1 मीटर बचेगा, तो ये एम्पियर बटा मीटर जो हो गया ये आपका यूनिट हो गया। अब इसका दोस्तों डायमेंशन निकालना है तो उसी प्रकार दीजिए चुंबकीय आघूर्ण और नीचे में आयतन कीजिए, चुंबकीय आघूर्ण का बीमा लिखिए और बटा में आयतन कीजिए, तो यहाँ से आपका ये बीमा प्राप्त हो जाएगा। एम के पावर 0, एल के पावर -1, टी के पावर 0 और ए के पावर 1 है। यानी कि डायरेक्ट इसका बात करें तो एल इनवर्स ए होता है, ये होता है इसका बीमा। ठीक ना, ये स्टूडेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये सब आपको क्लियर कर लेना है। मात्रक तो बिल्कुल आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, साथ में आपको इसकी परिभाषा को याद रखना चाहिए। काफ़ी आसानी से आपको हम हल करके बतलाते हैं और आपको बिल्कुल याद रहेगा। चलिए यहाँ से देखिए गॉस का प्रमेय। देखो गॉस का प्रमेय बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो ये सब आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। तो देखो किसी प्रकार के घिरे हुए बंद, देखो किसी भी प्रकार के घिरे हुए बंद तल से, जरूरी नहीं कि गोले रहेगा, किसी प्रकार से घिरे हुए बंद तल के अंदर, किसी भी प्रकार के घिरे हुए बंद तल से संबंध दोस्तों जो विद्युत फ्लक्स होगा, जो विद्युत फ्लक्स होगा तल के अंदर उपस्थित आवेशों का जो आवेश होता है उसका क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि किसी प्रकार का घिरा हुआ बंद तल लीजिए जिसके अंदर दोस्तों जो होता है उसके आवेशों का क्या होता है, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय कहते हैं। तो फाई बराबर आपका दोस्तों क्या गया, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया। और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है,
तो इसको आप लोग को बिल्कुल क्लियर रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन कोई आम क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो ये सब आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो अगर आप लोग आसानी से बनाना चाहते हैं। देखो ठोस कोण या घन कोण क्या है, क्योंकि देखो गॉस का प्रमेय पढ़ोगे तो वहाँ पर इस प्रकार से फिगर बनाओगे मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से आप लोग फिगर बनाओगे तो इसमें क्या है, एक दोस्तों कोण का भी निर्माण यहाँ पर हो जाता है ना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर घन कोण का निर्माण होता है तो उसी को हम लोग घन कोण कहते हैं। कहोगे कैसे सर जी, तो देखो किसी ताल के दोस्तों परिधि को भिन्न भिन्न बिंदुओं से किसी एक बिंदु पर मिलाने पर जो शंक्वाकार आकृति प्राप्त होती है, इसी शंक्वाकार आकृतियों को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, ठोस कोण या घन कोण कहते हैं। यानी कि किसी ताल के परिधि के भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाने से जो दोस्तों जो फिगर बनता है, इस प्रकार से आपका दोस्तों फिगर बनेगा तो यहाँ पर एक कोण अंतरित होता है जिसे हम लोग ठोस कोण या घन कोण कहते हैं। यानी कि किसी ताल के परिधि के भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाने से एक शंक्वाकार आकृति प्राप्त होती है जिसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, ठोस कोण या घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है वो ऑस्ट्रेडियन होता है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है इसका मात्रक क्या है, ठोस कोण या घन कोण का। चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। देखो कूलाम का प्रमेय क्या है, जाहिर सी बात है दोस्तों कूलाम प्रमेय आप लोग पढ़ेंगे, कूलाम का नियम भी आपको यहाँ पर आ गया। तो देखो कूलाम का नियम क्या है, देखो इस प्रकार से आप लोग जानते होंगे दोस्तों कूलाम का नियम होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यहाँ से ए मान लीजिए, यहाँ से बी मान लीजिए, प्लस क्यू आवेश दीजिए, माइनस क्यू आवेश दीजिए, दोनों की लंबाई 12 कर दीजिए। अब देखिए दो आवेशों के बीच लगने वाला, दो आवेश ये वाला, देखो कलर चेंज कीजिए सर जी, हाँ देखो दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण, अगर दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल है, यानी कि दोनों आवेश के बीच की दूरी दोस्तों क्या 12 है, ये दोनों का गुणनफल, यानी कहने का मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण Q1 और Q2, ठीक ना डियर स्टूडेंट, से दोनों आवेश के लगने वाले दोस्तों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसे ही हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल उनके दोनों आवेशों के बीच लगने वाले गुणनफल के बराबर 12 होता है ना दोस्तों, उसका गुणनफल, और इसके बीच के दूरी r² के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम लोग कूलाम का थ्योरम कहते हैं। एग्जाम में आपको हर साल पूछता है कि कूलाम का प्रमेय लिखें, तो ये सब आप लोग कूलाम का नियम लिखे तो आपको बिल्कुल आसानी से लिख देना है। ये सब आप आम क्वेश्चन है जो कि हर विद्यार्थी कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। चलो मात्र 15 सेकंड में जानिए काम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी काम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं। विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। चलो विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक के बीच आपको अंतर लिखना है। देखो विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक ये दोनों के बीच जब आपको अंतर लिखना है तो एक तरफ विद्युत चुंबक लिख देना है, एक तरफ अस्थायी चुंबक लिख देना है। जब यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा तो मैं कलर चेंज कर लूँगा। तो यह दोस्तों विद्युत चुंबक जो होता है अस्थायी होता है, लेकिन दोस्तों जो अस्थायी चुंबक होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक रूप से अस्थायी होते हैं, यानी कि नेचुरली रूप से जो होता है अस्थायी होता है। देखो विद्युत चुंबक का मान को घटा या बढ़ा करके क्षेत्र की तीव्रता को मान को घटाया बढ़ाया जाता है, जबकि इसमें दोस्तों आपका अस्थायी चुंबक में कि अस्थायी चुंबक की तीव्रता के मान को घटाया या बढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन विद्युत चुंबक में ऐसा इसके विपरीत है, इसमें बढ़ाया घटाया जा सकता है। विद्युत चुंबक दोस्तों अस्थायी चुंबक आसानी से नष्ट किया जाता है, यानी कि अस्थायी चुंबक होता है उसका आसानी से नष्ट किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक को आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। देखिए ये आसान था दोस्तों, आराम से आप लोग कर सकते हो, है ना जी। चलिए यहाँ से देखिए उदासीन बिंदु क्या है। उदासीन बिंदु क्या है, ये बहुत ईजी पॉइंट है। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान
और इसके दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के चुंबकीय क्षेत्र का मान के बराबर होता है तो उसे हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। यानी कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और इसके दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है इसके चुंबकीय क्षेत्र के मान के बराबर होता है, जिसे हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो आपको धारणशीलता भी याद रखना। धारणशीलता क्या है तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों B होता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता I होता है। तो इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, धारणशीलता कहते हैं, जिसे म्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि म्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं म्यू बराबर B/I। कहोगे B/I क्यों सर जी, तो देखो किसी चुंबकीय क्षेत्र है और दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र B और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों I के अनुपात को हम लोग धारणशीलता कहते हैं। ये भी काफी इजी पॉइंट है, इसको आप लोग को बिल्कुल कर लेना चाहिए और एग्जाम में आता है। देखो अनुनाद क्या है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, अनुनाद क्या है। देखिए भारतीय धारा के परिपथ के प्रतिबाधा का न्यूनतम मान और धारा का अधिकतम मान को अस्थायी अनुनाद कहते हैं। स्थिति को दोस्तों अनुनाद कहते हैं। इनके प्रतिवर्ती धारा में जो महत्तम मान होगा, प्रतिबाधा जो होगा दोस्तों उसका न्यूनतम मान और धारा का अधिकतम मान जो होता है उसी के अनुपात को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, अनुनाद कहते हैं। देखो आसान था, याद हो गया। अब देखो यहाँ से बाटहीन धारा देखिएगा तो ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसके लिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक 1 होता है। तो देखो बाटहीन धारा क्या है, एग्जाम में तो पूछता ही है यार, बहुत पूछता है जी, याद कर लो, एकदम एग्जाम में छोड़ना नहीं आएगा। तो देखो बाटहीन धारा उस धारा को कहते हैं जिस परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कोई ऊर्जा जो होता है ऊर्जा का हानि नहीं होता है। यानी कि बाटहीन धारा उस धारा परिपथ को कहते हैं जिस परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर कोई ऊर्जा का हानि नहीं होता है या तब तक धारा प्राप्त होता है जब तक प्रतिवर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कालांतर क्या हो, नियत न हो जाए। यानी कि तब तक इसमें क्या होता है कि प्रतिवर्ती धारा दोस्तों प्रवाहित होते रहता है जब तक प्रतिवर्ती धारा के बीच का कालांतर नियत न हो। और ये आपको याद रखना भाई, जो शक्ति गुणांक जो फाई होता है उसके लिए बाटहीन धारा का जो मान होता है फाई वो 1 होता है। चलिए ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब आपको क्लियर कर लेना है। कहा जाता है कि लेंस का नियम क्या, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा जाता है कि लेंस का नियम क्या है। तो देखो कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, यानी कि दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, क्या उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसे हम लोग लेंस का नियम कहते हैं। यानी कि दोस्तों लेंस का नियम एक ऐसा नियम है जिस कारण से उत्पत्ति होती है उसी कारण का दोस्तों क्या करती है, विरोध करती है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कोई आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण है तो इसके कारण किसी कुंडली में जो होता है प्रेरित विद्युत धारा जो होता है दोस्तों, प्रेरित धारा की इसकी जो डायरेक्शन होता है, जो दिशा होता है इस प्रकार होता है कि उसी कारण का विरोध करते हैं जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है। यानी कि जिसके कारण ये उत्पन्न होगा ना उसी कारण को विरोध करेगी। तो इससे हम लोग लेंस का नियम कहते हैं। काफी आसान टॉपिक था, उम्मीद है आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। ये 2016, 2013 और भी बहुत बार एग्जाम में पूछा, लेकिन मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो किसी से छिपा नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो बहुत बार एग्जाम में पूछता है ना डियर स्टूडेंट, कमाल का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे वैसे तरंगे हैं जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत गति करते हैं। यानी कि दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे वैसा तरंग है जिसमें दोस्तों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों परस्पर लंबवत गति करने के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होगा ना परस्पर एक दूसरे के क्या करेगा, लंबवत गति करेगा, और इस लंबवत गति के कारण दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग इसी को कहा जाता है। यानी कि जो लंबवत गति करेगा उसी को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। एकदम आसान परिभाषा है, बिल्कुल एकदम चकाचक कर लेना। चलिए इसका विशेष गुण में पूछता है। देखो ये गुण तो हाल के एग्जाम में पूछता है, गुण या विशेषता आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो ये एग्जाम में पूछता भी है, तो इसको एकदम क्लियर कर लेना है। देखो
विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या लिखना प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, या आपको विशेषताएं भी पूछ सकता है, तो यही विशेषता को ही गुण कहते हैं। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे दोस्तों होता है जो गुण निम्नलिखित है। पहला गुण है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होते हैं। हाँ, ये बात आप लोग याद रखिएगा, जो विद्युत तरंग जो होता है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग वो हमेशा अनुप्रस्थ होता है, यानी कि ये जो तरंगे होते हैं दोस्तों अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगे तो अनुदैर्घ्य होते हैं, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है ना वो अनुप्रस्थ होती है, और इसकी दिशा जो होती है ए क्रॉस बी के पैरेलल होती है। ठीक ना डियर स्टूडेंट। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कि जो विद्युत जो चुंबकीय तरंग जो होगा दोस्तों इसके संचरण यानी कि इसको गति करने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं हो। यानी कि दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसा दोस्तों तरंग जो संचरण के लिए माध्यम कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर देखोगे 3 नंबर में तो कहा जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करता है। देखो विद्युत चुंबकीय जो तरंग होता है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोस्तों वेव्स, ये क्या है विद्युत और दोस्तों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के दोस्तों फील्ड पर क्या करता है डिपेंड करता है, इनके उसी पर निर्भर करता है। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग होगा विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों पर क्या करेगा डिपेंड करेगा। एकदम आसान है, एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा, मात्र 5-10 सेकंड में जानिए काम से में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते। चलिए सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम। ये देखो ये तो एकदम इतना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इसकी कल्पना क्या आपको कहेंगे कि एकदम याद कर लो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम में बार बार पूछता है। देखो आपको काफ़ी आसान है, जब अपना बायां हाथ लाइए इस प्रकार से फैलाइए जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, इसी प्रकार से एकदम फैलाइए। तो देखो मैं समझाऊंगा। यदि बाएं हाथ, देखो बायां हाथ इस प्रकार से आप लोग फैला लीजिए, फैला के देखिए, फैला लिए। चलिए यहाँ से देखिए यदि बाएं हाथ के अंगूठे, अपना अंगूठा है वो आपको देख रहा है दोस्तों, आपको वो अंगूठा देख रहे हैं, वो अंगूठा है ना, अंगूठा व पास वाले 2 अंगुलियां ये दोनों, ये अंगूठा और इसके पास वाले 2 अंगुलियां ये दोनों है, इसी प्रकार से फैलाए रखना। अब देखो इस प्रकार फैलाएं कि वो परस्पर लंबवत हो। देखो इस प्रकार से आपको फैलाना है कि ये इसके लंबवत हो और ये आपका दोस्तों इसके लंबवत हो। इस प्रकार से दोस्तों लंबवत आपका होना चाहिए। हो गया नहीं? चलो अब देखो अब अंगूठा जो होगा ना दोस्तों, अंगूठे के पास वाली अंगुली, यानी कि अंगूठे के पास वाला अंगुली क्या, ये वाला आपका क्या अंगूठे के पास वाली अंगुली है, तो ये क्या चुंबकीय क्षेत्र को दोस्तों निरूपित करेगा। यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र को देख रहा है अंगूठे के पास वाला अंगुली, तथा दोस्तों कुंडली के तथा बीच की अंगुली धारा के दिशा को बढ़ाएगा। देखो ये आपका दोस्तों बीच की अंगुली, आपको पता होगा ये मध्यमा, ये तर्जनी है, तो ये मध्यमा है दोस्तों, ये क्या बीच की अंगुली है, ये दोस्तों क्या धारा आपको दिखला रहा है। क्या दिखला रहा है? धारा। यानी कि बीच की उंगली क्या दिखलाएगी, तो आपकी धारा, मध्यमा उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तथा अंगूठा जो होता है दोस्तों बल लगने वाला बल फोर्स जो होता है, यानी कि आपको अंगूठा जो है दोस्तों इस प्रकार से ये क्या है, ये आपको फोर्स को दोस्तों दिख रहा है, यानी कि इस पर जो बल लगेगा उसको प्रदर्शित कर रहा है। देखो आसान लगा कि नहीं? आप लोग इस प्रकार से अंगुली फैलाएंगे तो एकदम बिल्कुल आसान लग रहा होगा। कहा सर जी एकदम एक बार में याद हो जाएगा। देखो आपको यही याद रखना है कौन अंगुली किसको निरूपित करते हैं। बाल की दिशा दोस्तों कौन करता है? अंगूठा है ना आपका, ये अंगूठा बाल की दिशा को काटता है। ये जो दोस्तों तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र को, और ये आपका दोस्तों मध्यमा बीच का जो अंगुली होता है ये आपका क्या होता है, धारा के दिशा को दोस्तों निरूपित करता है। एकदम आसान है, बिल्कुल याद हो गया। चलिए देखो ये क्वेश्चन मैं छोड़ इसीलिए नहीं सकता था क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। देखो ये माइक्रोवेव्स आपको पूछेगा हिंदी में, लेकिन इसी को सूक्ष्म तरंग कहते हैं। देखो माइक्रोवेव्स इंग्लिश में पूछेगा कि माइक्रोवेव्स के उपयोग बताइए। एग्जाम में जाहिर सा बात है कि पूछते रहता है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो याद रखिए। माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जिसके तरंगदैर्घ्य 1 मीटर और 1 मिलीमीटर के बीच होती है। यानी कि सूक्ष्म तरंगे जो होगा दोस्तों माइक्रोवेव इस प्रकार के तरंगे होगी जिसका जो तरंगदैर्घ्य होगा दोस्तों वेवलेंथ होगा 1 मीटर से लेकर के
1 मिलीमीटर के बीच होता है। ये आपका दोस्तों सूक्ष्म तरंग हो गया। अब देखो उपयोग तो आपके एग्जाम 2023 में पूछा, आप लोग को यकीन नहीं है तो देख लीजिए उठा करके। चलिए सूक्ष्म तरंगे का दोस्तों आपको 2 उपयोग को बताना है। मैंने कई उपयोग बतला दिया। देखो सूक्ष्म तरंगे का उपयोग संचार, 1 हुआ रेडियो खगोल, 2 हुआ विज्ञान, 3 हुआ रिमोट रेसोसिंग रडार और खाना पकाने में भी किया जाता है। ये दोस्तों क्या सूक्ष्म तरंग के 2 उपयोग है जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो सूक्ष्म तरंग के 2 उपयोग बताइए या 2 गुण लिखिए। जो भी पूछे एकदम आसान पूछता है, एकदम आप लोग बिल्कुल कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों। एकदम काफी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। देखो समपोषी व्यतिकरण या विनाशी व्यतिकरण में आपको अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि समपोषी व्यतिकरण क्या है और आपका विनाशी व्यतिकरण क्या, इसमें आपको क्या करना है, अंतर लिखना, अंतर स्पष्ट आपको करना है। तो देखो काफी आसान है, बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। देखो समपोषी व्यतिकरण में क्या है कि समपोषी व्यतिकरण में जिस बंध पर, यानी कि जिस बिंदु पर यहाँ होना चाहिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बिंदु याद रखिएगा। समपोषी व्यतिकरण के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे दोस्तों कला में मिलती है, यानी कि दोस्तों समपोषी व्यतिकरण जो होता है मेरे प्यारे साथियों, दोनों क्या होता है, एक बिंदु पर मिलता है, समान कला में बिंदु पर मिलता है, वहां पर प्रकाश की परिणामी जो तीव्रता है दोस्तों अधिकतम होता है। यानी कि ये दोस्तों 2 तरंगे जो जहां पर मिलेगी वहां पर क्या होगा, परिणामी तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। तो इसे हम लोग समपोषी व्यतिकरण कहेंगे। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब समपोषी व्यतिकरण का हुआ कि जब 2 तरंगे किसी बिंदु पर दोस्तों क्या होता है, समान कला में मिलती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब समान कला में मिलती है ना तो यहाँ पर प्रकाश तीव्रता अधिकतम होगी तो वो समपोषी व्यतिकरण, अगर न्यूनतम होगी तो वो आपका विनाशी व्यतिकरण होगा। तब विनाशी व्यतिकरण देखिए, विनाशी व्यतिकरण देखिए, विनाशी माध्यम के जिस बिंदु पर 2 तरंगे विपरीत कला में मिलती हो, यानी कि ये विपरीत यानी कि उल्टा कला में मिलती है, तो ये प्रकाश की जो तीव्रता होती है दोस्तों न्यूनतम या तो शून्य हो जाएगी। देखो ये जरूरी नहीं कि न्यूनतम होगा और ये भी जरूरी नहीं है कि शून्य होगा, न्यूनतम या शून्य दोनों हो सकता है। यानी कि विनाशी व्यतिकरण के किसी बिंदु पर 2 तरंगे जो होगा दोस्तों विपरीत कला में मिलती है। देखो बेहतरीन तरीका से फिगर में भी समझाऊंगा, चैप्टर वाइज आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग प्लेलिस्ट से भी तैयारी करते रहिए और बेहतरीन मार्क्स उठाइए। देखो ये आसानता देख सकते हो, काफी एकदम लॉलीपॉप, एकदम बिल्कुल याद होने वाला चीज है। चलिए याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछता है। अब देखो आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। देखिए काफी आसान है। देखो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का, यानी कि कोई भी वस्तु है तो उस पर क्या होगा, आवेश उपस्थित होगा। क्या होगा, कोई वस्तु है जिस पर आवेश होगा, वो परिणाम आवेश होगा, परिणाम का मूल आवेश का हमेशा पूर्णांक गुणज होता है। अब कहोगे सर जी मूल आवेश का पूर्णांक गुणज, यानी कि दोस्तों यहाँ से देखोगे तो देखिए किसी आवेश का अब दोस्तों परिमाण Q है, तो Q है तो मूल आवेश का कैसा होता है, पूर्णांक गुणज जो होता है, यानी कि पूर्णांक गुणज। यहाँ से देखो पूर्णांक आपका n है और ये क्या इलेक्ट्रॉन का गुणज होता है। यानी कि दोस्तों किसी वस्तु पर जो उपस्थित जो मूल आवेश होता है, यानी कि मूल आवेश होगा तो वह हमेशा पूर्णांक गुणज होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों उपस्थित आवेश Q होगा तो ये पूर्णांक गुणज प्लस माइनस n ही होता है, जहाँ पर n क्या है, एक गुणा के प्राकृतिक संख्या जो कि आप लोग अनंत तक ले सकते हो, और यहाँ पर n क्या है, तो n तो आपको पता चले। दोस्तों आपका क्या इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम। अब कहोगे कहाँ पर आपको हार्ड लगता है, बताओ, इतना आसान परिभाषा लेकर आए हैं आपके एग्जाम के लिए, एकदम बोनस क्वेश्चन सभी है। चलिए देखो ये 2007-2023 कंपार्टमेंटल यानी कि 4 महीना पहले पूछा है। चलिए देखिए भवभार धारा के उपयोग को लिखें। अब देखो भवभार धारा का जो उपयोग होता है निम्नलिखित तो होते हैं। भवभार जो धारा होता है दोस्तों उसका उपयोग निम्नलिखित है। अब कहोगे किसमें किया जाता है सर जी, तो देखो ये जो भवभार धारा है, धारा जो मोटर के रूप में यूज होता है, इनके धारा मोटर के रूप में भी इसका यूज होता है, प्रेरण बैंक के रूप में होता है, प्रेरण हीटर के रूप में होता है, धारा नियंत्रण के रूप में होता है। यानी कि ये देख सकते हो काफी आसान है। धारा दोस्तों जो भवभार धारा होता है उसका उपयोग, यानी कि धारा के मोटर के रूप में, प्रेरण के बैंक के रूप में, प्रेरण के हीटर के रूप में, धारा नियंत्रण के रूप में, और ये सब क्या है, एकदम लॉलीपॉप है बच्चा वाला, एकदम एक बार में याद होने वाला चीज़ है। 2 बार लिख दीजिए याद हो जाएगा। अब देखो कुलाम्स थ्योरम, आप कहोगे सर जी कुलाम का नियम तो पढ़े तो आप कुलाम का प्रमेय पढ़ोगे। हाँ जी, कुलाम थ्योरम भी आपको पढ़ना है।
देख रहे ना, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और उसके लास्ट में ये क्वेश्चन है। देखो कूलम्ब थ्योरम क्या है। देखो किसी प्रकार के अविष्ट चालक के कारण, देखो किसी भी अविष्ट चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता ई होता है किसी बिंदु पर दोस्तों आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा और आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा और विद्युतशीलता, यानी कि दोस्तों आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा और विद्युतशीलता का जो अनुपात होगा, इसी को हम लोग कूलम्ब का थ्योरम कहेंगे। यानी कि मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब क्या हुआ मेरा कि यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व जो सिग्मा होता है और विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है, इसी को हम लोग कूलम्ब थ्योरम कहते हैं। एकदम आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन था। देखो 2003-2008 में पूछा हुआ। चलिए मेरे ऑप्टिकल फाइबर क्या, इसकी उपयोगिता को आप वर्णन करें। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेतों को, यानी कि ऑप्टिकल जो सिग्नल होता है दोस्तों, प्रकाशीय संकेतों को बिना तीव्रता में, यानी कि बिना तीव्रता में हानि हुए, यानी कि दोस्तों बिना तीव्रता में हानि हुए, ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद रखना, हानि हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। इसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहेंगे। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जिसके सहायता से प्रकाशीय संकेतों को बिना तीव्रता में हानि हुए, ठीक ना डियर स्टूडेंट, यहाँ पे याद है कि हानि हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, और इस क्रिया को हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। देखो ऑप्टिकल फाइबर का एग्जाम में दोस्तों उपयोग पूछा जाता है ज़्यादा। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग रोग उपचार में किया जाता है, यानी कि रोग जो उपचार होता है उसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज जनरली किया जाता है। और इसका उपयोग जो होता है विद्युत संकेतों में किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक संकेत जो होता है उसके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को दिखलाने के लिए दोस्तों हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। साथ में इसका उपयोग अपवर्तनांक मीटर में भी करते हैं, यानी कि इसका जो यूज़ होता है दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीटर में भी इसका यूज़ होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये सब इसका यूज था। चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, ये भी झकास क्वेश्चन है। देखो प्रकाश का किरण जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, यानी कि प्रकाश का किरण वह वायुमंडल से होकर के गुजरेगा, तब वायुमंडल में इससे जो धूलकण होते हैं, यानी कि वायुमंडल में थोड़ा थोड़ा धूलकण रहवे करता है दोस्तों। जब धूलकण होगा तो प्रकाश क्या होगा, विचलित हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश का किरण जब वायुमंडल से हो, यानी कि प्रकाश का जो किरण होगा वो वायुमंडल से दोस्तों होकर के गुजरेगा, तो वायुमंडल में इससे धूलकण जो होते हैं दोस्तों, उससे प्रकाश का किरण जो होता है विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। यानी कि विचलित होने का मतलब क्या हुआ, आप लोग जानते होंगे विचलित माने कि इधर उधर हो गया दोस्तों, ये आप लोग का विचलित हो गया। और आपको लाल रंग का विचलित सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखे, यानी कि आप लोग को डिफरेंस लिखना है एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में। तो देखो यहाँ से परिभाषा भी आपको क्लियर होगा। एन प्रकार के अर्धचालक जो होते हैं दोस्तों एक पी टाइप के अर्धचालक होते हैं। एन टाइप में देखिएगा तो एन टाइप के अर्धचालक में 5वें संयोजकता वाला तत्व मिला जाता है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एन प्रकार के अर्धचालक में कैसा संयोजकता वाला तत्व मिला जाता है, तो याद रखिए 5वां। और दोस्तों जो इसमें होता है 5 संयोजक, आपको एग्जाम्पल में देता है, ऑप्शन में दे देता है। और पी प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोज, यानी कि 3वें संयोजकता वाला तत्व को मिलाया जाता है। यानी कि एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि एन प्रकार के अर्धचालक में कैसी संयोजकता होता है, त्रिसंयोजी 5 संयोजी, तो आपको याद रखना है एन प्रकार में 5 संयोजी और दोस्तों पी प्रकार के अर्धचालक में 5 त्रिसंयोजी होता है। तो ये तो आपका पहला डिफरेंस था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो यहाँ से कहा जा रहा है एन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं उसमें आवेश वाहक जो होता है ना इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि पी प्रकार के अर्धचालक में दोस्तों क्या होता है, आवेश वाहक क्या होता है। चलिए पी प्रकार के अर्धचालक में जो आवेश भाग होता है दोस्तों बहुसंख्यक आवेश होता है, यानी कि इसमें दोस्तों क्या बहुसंख्यक आवेश होता है, तो इसमें क्या होता है होल होता है। यानी कि पी प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक है और इसमें क्या इलेक्ट्रॉन दोस्तों है, ठीक ना, इसमें बहुसंख्यक। और यहाँ से देखिएगा दोस्तों एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश भाग होल होता है, और जबकि दोस्तों इसमें जो होता है आवेश भाग जो होता है दोस्तों आपका क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है अल्पसंख्यक पी में, और एन में क्या है अल्पसंख्यक आपका होल होता है। चलिए आपको क्लियर हुआ एन प्रकार एन पी टाइप। चलिए
अब पृथ्वी का चुंबकीय तत्व से आप लोग क्या समझते हैं, ये भी डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा का मान, यानी कि किसी स्थान पर दोस्तों पृथ्वी के दोस्तों जो जैसे कि किसी स्थान है उस पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा, यानी कि परिमाण और दिशा का पूर्ण ज्ञान, यानी कि पूरा जो ज्ञान होता है दिशा और परिमाण का, कहाँ है, कैसा दिशा में, कैसा डायरेक्शन है, उसका परिमाण क्या है, ये सब जिन राशियों से प्राप्त होगा उससे हम लोग पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहते हैं। और ये जो प्राप्त होता है दोस्तों किससे प्राप्त होता है, दिक्पात से प्राप्त होता है। दिक्पात से आपका प्राप्त होता है नाती कोण या नमन कोण से भी प्राप्त होता है, और साथ में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक से भी ये प्राप्त होता है। यानी कि आप लोग देख सकते हो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय तत्व का परिमाण और दिशा का ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है उसे हम लोग पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहते हैं। उम्मीद है ये आप लोग एकदम बिल्कुल क्लियर कर लिए होंगे। चलिए यहाँ से देखिए बोर के अस्थायी कक्षा सब क्या समझते हैं, यानी कि जो बोर होता है दोस्तों ये वैज्ञानिक है, उनके बोर के अस्थायी कक्षा सब क्या समझते हो। देखो ये दोस्तों 2020-22 में पूछा हुआ है, तो देखो ध्यान से समझिएगा। बोर का अस्थायी कक्षा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहता है। क्या करते रहता है दोस्तों, मूव करते रहता है, घूमते रहता है। इन कक्षाओं में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन विकिरण नहीं उत्पन्न करते हैं। इन कक्षाओं में अस्थायी कक्षा कहा जाता है। यानी कि दोस्तों इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों वृत्तीय यानी कि दोस्तों गोलाकार सालकीय अवस्था में क्या होता है, घूमते रहता है। इन कक्षाओं में घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों विकिरण नहीं उत्पन्न करता, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों किसी भी प्रकार का विकिरण जो होता है उत्पन्न नहीं करता। इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं भी कहा जाता है, यानी कि बोर कक्षा को ही अस्थायी कहा जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है विकिरण उत्पन्न नहीं करता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, एकदम कमाल का क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ से देखिए क्रांति कोण क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्रांति कोण दोस्तों क्या है, देखिए क्रांति कोण से प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। यानी कि क्रांति कोण है दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से दूर मुड़ जाता है। यानी कि प्रकाश का किरण जब दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से क्या होता है, दूर मुड़ जाता है। जब दूर मुड़ जाता है तो जैसे जैसे आपतन कोण यानी कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बदलाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, और वैसे वैसे जो अपवर्तन यानी कि अपवर्तित होता है परिवर्तित होने के बाद वो भी दोस्तों बढ़ता जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ वैसा आपतन कोण जो अपवर्तन के बाद 90 डिग्री हो जाए उस आपतन कोण को क्रांति कोण कहा जाता है। देखो कितना सरल लैंग्वेज मैंने लिखा है ताकि आपको एक बार में ही याद हो सके। यानी वैसा आपतन कोण जो अपवर्तन के बाद 90 डिग्री हो जाए उस आपतन कोण को ही हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। आपके ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन क्रांति कोण के बारे में। देखो क्रांति कोण के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव है। क्रांति कोण के लाल रंग का दोस्तों मान अधिक होता है, बैंगनी रंग के लिए कम होता है। देखो अब आ गया प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है। देखो प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है मेरे प्रिय सर, व्हाट इज द प्राइमरी रेनबो। देखो प्राइमरी रेनबो क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब श्वेत प्रकाश वर्षा के छोटे बूंद पर पड़ता है तो दोस्तों 2 बार अपवर्तन की क्रिया और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। देखो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन की क्रिया और 1 बार पूर्ण आंतरिक होता है, और जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष होता है उसमें 2 बार दोनों काम होता है, अपवर्तन भी और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी। लेकिन प्राथमिक में क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश वर्षा के छोटे बूंद पर पड़ता है तो 2 बार अपवर्तन की क्रिया और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्रिया होने के कारण प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष से अधिक चमकीला होता है। यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष से दोस्तों वो द्वितीय इंद्रधनुष से अधिक चमकीला होता है। इसके कारण दोस्तों लाल किरण ऊपर की ओर और बैगनी किरण जो होता है दोस्तों वो नीचे की ओर होता है। ये आपको पता चलेगा मेरे प्यारे साथियों, काफी कमाल का क्वेश्चन आ रहा है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको भी क्लियर कर लीजिए। प्राथमिक इंद्रधनुष बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है। देखो इसका दोस्तों परिभाषा ही पूछा जाता है, शर्त भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आप लोग देख लीजिए 2021 का क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया है, उसके पहले भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो कहा जाता है जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होता है तो दोस्तों प्रकाश का किरण दूसरे माध्यम में जाकर के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और इस घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं।
यानी जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश का किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और इस घटना को हम लोग प्रकाश का दोस्तों क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक आवर्तक के निम्नलिखित शर्त है। देखो आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होना चाहिए, ये आपका पहला शर्त हुआ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के लिए। और दूसरा होना चाहिए प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम होना चाहिए, यानी कि प्रकाश का किरण यहाँ पर क्या होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त हो गया, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको बिल्कुल आपको कंठस्थ कर लेना है। खास करके इसका दोस्तों जो शर्त है ये बिल्कुल आपको याद कर लेना है। चलिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु क्या है? तो देखो ये क्वेश्चन आपका मॉडर्न फिजिक्स का है, काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है, आपके केमिस्ट्री में भी पूछा हुआ है। चलिए यहाँ से आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों का आज है रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु। अर्धायु उतने समय को कहते हैं जितने समय में रेडियो सक्रिय पदार्थ की जो परमाणु संख्या दोस्तों घट करके आधी हो जाती है। यानी कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की जो अर्धायु दोस्तों उतने समय को कहते हैं जितने समय में रेडियो सक्रिय पदार्थ की जो परमाणु संख्या होता है वो घटकर आधी हो जाती है और इसे टी के द्वारा सूचित किया जाता है। और आप लोग टी बराबर जो इसका सूत्र होता है दोस्तों, टी बराबर क्या होता है 0.693 बाटा में लेमडा होता है। ये आपका दोस्तों क्या हो गया, सूत्र हो गया। चलिए एक क्वेश्चन था दोस्तों और ये क्वेश्चन का ये व्यंजक है तो इसको आप लोग याद रखिएगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु क्या है? चलिए अब अपवर्तनांक देखिए, अपवर्तनांक क्या, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अपवर्तनांक क्या है? देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं और इसको म्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। इसको म्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। मान लिया कि हवा प्रकाश की चाल सी और किसी माध्यम प्रकाश की चाल CM है तो यहाँ से म्यू बराबर C/CM हो गया मेरे प्रिय साथियों और ये आपका व्यंजक हो गया, ठीक ना दोस्तों। ये आपका अपवर्तनांक परिभाषा एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको बिल्कुल कंठस्थ क्लियर ही कर लेना है और बिल्कुल ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। और देखो इसका मात्रक विमा जो होता है अपवर्तनांक का कोई मात्रक विमा नहीं होता है, ये 2 प्रकार का होता है, ठीक ना दोस्तों। चलिए यहाँ पर PDF नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जरिए आप लोग ले सकते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन है कि निरोधी विभव की परिभाषा लिखे, यानी कि जो निरोधी विभव होता है दोस्तों उसकी परिभाषा आपको लिखना है। तो देखो आपको लिखना है कि प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर, यानी कि प्रकाश विद्युत के जो दोस्तों सेल होता है उसके एनोड पर आरोपित ऋणात्मक विभव, यानी कि दोस्तों कहा जाए प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर दोस्तों आरोपित ऋणात्मक विभव, यानी कि पोटेंशियल क्या है, ऋणात्मक है, जिस पर प्रकाश का दोस्तों जो होता है प्रकाश का जो होता है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा जो होता है वो दोस्तों शून्य हो जाता है तो उसी को हम लोग निरोधी विभव कहेंगे। यानी कि एकदम सटीक परिभाषा के प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर आरोपित ऋणात्मक विभव जिस पर दोस्तों प्रकाश विद्युत धारा जो होता है शून्य हो जाती है तो इसी को हम लोग निरोधी विभव कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा हुआ है बिहार बोर्ड के द्वारा दोस्तों जो होता है ऑफिशियल क्वेश्चन में, तो इसको क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल कर लीजिए। हाल में ही पूछा है मेरे प्यारे साथ, बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन है तो याद कर लीजिए। देखो कुर्सी का समीकरण तो आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़े होंगे 1+b/λ²। ये आपका दोस्तों 2 नंबर में भी आप पूछा जाता है तो याद रखिएगा, काफ़ी आसान है, यहाँ से समझिएगा, आपको हम समझाते हैं। देखो कुर्सी एक वैज्ञानिक है, कहोगे कुर्सी को जैसे डायरेक्ट कुर्सी एक समीकरण है, जैसे आपका दोस्तों मोहन नाम है तो मोहन का समीकरण होता अगर आप बनाते तो कुर्सी नाम तो उस लड़के का वैज्ञानिक का नाम, तो उसका कुर्सी का समीकरण एक इक्वेशन बना फिजिक्स में। कुर्सी ने यानी कि वैज्ञानिक कुर्सी ने सभी रंगों के अपवर्तनांक, देखो सभी रंगों के लिए अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध प्राप्त किए। इसे दोस्तों समीकरण के रूप में जाना जाता है जिसे कुर्सी का समीकरण के नाम से जाना जाता है। इस नियम अनुसार दोस्तों यदि किसी अपवर्तनांक म्यू, यानी कि अपवर्तनांक को दोस्तों म्यू से डिनोट करेंगे, जैसे आपका नाम मोहन है तो आप लोग किससे सूचित करते हो, M से सूचित करते हो या कैपिटल M से सूचित करते होंगे। उसी प्रकार से इसको अपवर्तनांक को म्यू से और विभिन्न प्रकार के तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से, मान लीजिए दोस्तों आपका भाई दोस्तों राम है तो राम को हम लोग दोस्तों R से ऐसे दोस्तों सूचित करेंगे तो उस पर जो तरंगदैर्घ्य होगा उसको हम लोग लैम्डा से दोस्तों क्या करेंगे, सूचित करेंगे। तो इस नियम से जो होगा दोस्तों
दोस्तों म्यूज होगा। म्यू क्या आपका है, अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक बराबर दोस्तों a प्लस बी लिखेंगे और बटा में लेमडा स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि तरंगदैर्घ्य का आप क्या तरंगदैर्घ्य का होल स्क्वायर। क्योंकि सर जी a प्लस बी सब कौची है, तो a प्लस बी है दोस्तों एक नियतांक है जिसे कुशी का समीकरण कहा जाता है। ये नियतांक ABC है दोस्तों, ये कांस्टेंट है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, जिसे कुशी का समीकरण कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, यानी कि दोस्तों कुशी ने एक दोस्तों समीकरण दिया अपवर्तनांक और दोस्तों तरंगदैर्घ्य के बीच से एक समीकरण के लिए, जिस समीकरण को हम लोग a प्लस बी बटा लेमडा स्क्वायर लिखते हैं मेरे प्रिय साथियों। अगर यहाँ से आप लोग c कीजिएगा तो लेमडा का घात 4 करना पड़ेगा, अगर यहाँ से d कीजिएगा तो लेमडा के घात 6 करना पड़ेगा, यानी कि दो घात बढ़ाते हुए चलना। ये आप लोग देख सकते हो, इसका इक्वेशन हो गया। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आप पूछा जाता है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। और कुशी के समीकरण से हमें ज्ञात होता है कि तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है। कौन सा समीकरण से पता चलता है, तो कुशी के समीकरण से। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग दोस्तों, अन्योन प्रेरण क्या है। देखो अन्योन प्रेरण किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसके दोस्तों इस पास स्थित अन्य कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस घटना को हम लोग दोस्तों स्वप्रेरण कहेंगे, ठीक ना मेरे प्रिय साथियों। इस प्रकार से ठीक है मेरे प्रिय साथ। तो इसमें क्या होता है, किसी कुंडली में धारा प्रवाहित के मान में दोस्तों परिवर्तन करने पर उसके आसपास दोस्तों स्थित होता है कुंडली में, उसके कुंडली में दोस्तों भी आपका धारा उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम लोग अन्योन प्रेरण कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है मेरे साथी, याद कर लीजिए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप लोग को बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है। और PDF नोट्स के लिए आप लोग को इस नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करना है। चलिए मात्र 5-10 सेकंड में जाने काम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते। गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर लिखिए। देखो ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। तो देखिए एक तरफ आपका आवर्धन है, दूसरी तरफ आपका आवर्धन क्षमता। तो देखिए आवर्धन का परिभाषा में लिखेंगे, आवर्धन जो होता है H2 बटा H1 होता है, यानी कि आवर्धन जो होता है दोस्तों H2 बटा क्या होता है, H1 होता है। वहीं आप लोग दोस्तों इसको देखेगा आप लोग दोस्तों आवर्धन क्षमता को, तो इसको हम लोग बीटा बटा अल्फा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बीटा बटा अल्फा। लेकिन आवर्धन जो दोस्तों होता है वो H2 बटा H1 होता है। क्या होता है, H2 बटा H1। लेकिन आप लोगों का दोस्तों आवर्धन क्षमता होता है बीटा बटा अल्फा होता है। तो ये तो आप लोग को कन्फर्म हो गया आवर्धन और आवर्धन क्षमता के बारे में। देखो आवर्धन में वेग बढ़ने से बढ़ता है, यानी कि आवर्धन है दोस्तों कि आवर्धन में वेग बढ़ेगा तो बढ़ता है, लेकिन आवर्धन क्षमता में वेग बढ़ने से घटता है। आवर्धन क्षमता वेग बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, ये घटता है, डिक्रीज करता है। और देखिए आवर्धन जो होता है दोस्तों माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव के बीच होता है, यानी कि माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक होता है। वही आवर्धन क्षमता जो होता है दोस्तों d बटा x और 1 प्लस d बटा f के बीच में होता है। यानी कि आप लोगों को पता चले माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, और इसमें दोस्तों आवर्धन क्षमता के d बटा x और 1 प्लस d बटा के f के बीच का होता है। चलिए तो आपको क्लियर हुआ। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर लिखे। यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या, द्वितीयक इंद्रधनुष क्या, ये दोनों में आपको अंतर लिखना है। तो देखो प्राथमिक इंद्रधनुष दोस्तों द्वितीयक इंद्रधनुष से अधिक चमकीला होता है, यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है दोस्तों द्वितीयक इंद्रधनुष से अधिक चमकीला होता है। वही दोस्तों द्वितीयक कौन आप लोग दोस्तों देखो द्वितीयक आप लोग, तो यहाँ से द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष से कम चमकीला होता है। यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष होगा ना दोस्तों दूसरा से अधिक चमकीला होता है, और दूसरे दोस्तों द्वितीयक इंद्रधनुष होगा द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष से कम चमकीला होगा। कि ये को याद कीजिएगा तो एगो फ्री स्वयं है। देखो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन की क्रिया होता है। क्या दोस्तों, प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन की क्रिया और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्रिया होता है, जिसे हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण कहते हैं। वहीं यहाँ पर देखिए द्वितीयक में दोस्तों तो 2 बार अपवर्तन की क्रिया और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यानी कि आप लोग देखें दोस्तों तो इसमें 2 बार अपवर्तन की क्रिया और 1 बार अपवर्तन की क्रिया होता है। वहीं इसमें आप लोग देखोगे दोस्तों द्वितीयक कुंड में तो इसमें 2 बार अपवर्तन की क्रिया और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्रिया होती है।
देखिए डियर स्टूडेंट, काफी कमाल का क्वेश्चन है, ये सब आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर लेना है। फिर यहाँ से देखिएगा दोस्तों, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, लाल किरण ऊपर की ओर होता है, बैंगनी किरण नीचे की ओर होता है। वहीं द्वितीयक इंद्रधनुष में देखोगे लाल किरण नीचे की ओर और बैंगनी किरण ऊपर की होता है। देखो दोनों में जो पॉइंट है काफी सिंपल है, एक बार में ही आप लोग पढ़ करके इसको याद कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए यहाँ से देखिए, कोणीय बाण विक्षेपण क्या है। कोणीय बाण विक्षेपण दोस्तों क्या है, तो कोणीय बाण विक्षेपण की परिभाषा देखिए, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने के बाद, श्वेत प्रकाश के दोस्तों प्रिज्म से गुजरने के बाद बैगनी और लाल किरण के विचलन क्या अंतर है। बैगनी दोस्तों क्या होता है, वायलेट होता है, क्या होता है, वायलेट होता है। यहाँ से बढ़िया से लिख देते हैं हम आपको, वायलेट, ये वायलेट हो गया, और यहाँ से आपका ये आपका रेड हो गया, क्या होगा दोस्तों, रेड हो गया। तो इसका अंतर आप लोगों को दिख रहा है माइनस में, यानी कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने के बाद बैगनी, बैगनी आप लोगों को वायलेट, और दोस्तों रेड लाल के विचलन का अंतर, देखो दोनों में विचलन का अंतर है, तो इसके अनुपात को हम लोग कोणीय बाण विक्षेपण कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है, ये आप लोग को सूत्र भी याद रखना है। कोणीय बाण विक्षेपण के लिए जो सूत्र होता है दोस्तों, म्यू वी माइनस म्यू आर होता है मेरे प्यारे साथियों, और बट इंटू ए होता है। ये किसके लिए सूत्र हो गया दोस्तों, तो ये आपको कोणीय बाण विक्षेपण के लिए हो गया, और ये काफी कमाल का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। चलिए क्यूरे का नियम क्या है, देखिए क्यूरे का नियम में आप लोग देखिएगा तो अनुच्छेद, देखो ये क्वेश्चन दोस्तों 2023 एग्जाम के लिए जो हुआ था मेरे प्यारे साथियों, मॉडल सेट बी हार्वर्ड का जारी, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो अनुचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकन होता है एम, उसके परम ताप के दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ से आप लोग देखें अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन दोस्तों एम होगा, तो एम की जगह पर आप लोगों को मैंने यहाँ टी लिख दिया, ठीक ना डियर स्टूडेंट, यानी कि ये फिगर मैंने कहीं और से लाया बुक से, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आप लोग को चुंबकन आप लोग को भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इसके कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि दोस्तों यहाँ से देखिए के व्युत्क्रमानु कैसा है, 1/t चुंबकन, यानी कि चुंबकन के कैसा है, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती। और यहाँ पर सी आपका दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर समानुपाती की जगह क्वेश्चन जुड़ा, जहाँ पर सी है कि दोस्तों क्यूरे का नियतांक है, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको भी क्लियर रखिए। चलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय दोस्तों रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, लाल क्यों दिखाई देता है। देखो ये ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे तो अब ये दोस्तों नहीं पूछता है, लेकिन आपको पढ़ लेना एक बार दोस्तों, लेकिन पढ़ के दिखाते हैं आपको एक बार। फिर उसके बाद दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो प्रकाश का किरण जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में से धूल के कारण इसका परिकिरण हो जाता है। परिकिरण दोस्तों क्षमता किरण के तरंगदैर्घ्य के चौथे घात के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको पता है दोस्तों यहाँ से आपका पी जो होता है पी λ/4 का कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/λ4 के दोस्तों कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। फिर यहाँ से प्रकाश का लाल किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसके कारण इनका परिकिरण कम होता है। पृथ्वी पर लाल रंग सबसे पहले पहुंचता है, क्योंकि वहां पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल दिखता है, क्योंकि इसका परिकिरण होता है वो कम होता है। चलिए यहाँ से निकट दृष्टि दोष देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को क्लियर रखना है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष एग्जाम में बार बार पूछ ही देता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। देखिए इस दृष्टि निकट दृष्टि दोष में देखिए, इस दोष दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, लेकिन दोस्तों दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है, यानी कि निकट का जो वस्तु होगा दोस्तों उसको स्पष्ट नहीं देखेगा, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है, तो उसी को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये दोष के दोस्तों दो कारण होता है। यहाँ से नेत्र गोला का लंबा हो जाने से दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, और नेत्र गोलन का दोस्तों फोकस दूरी कम हो जाने के कारण भी ये दृष्टि दोष होता है। देखो कारण निवारण सब कुछ लिखा जाता है, इसका निवारण की बात करें तो अवतल लेंस के द्वारा इसको दूर किया जाता है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से आपका अवतल लेंस के द्वारा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और वहीं दूर दृष्टि दोष रहता है तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं, है ना जी। काफी सटीक परिभाषा, आपको बिल्कुल एक बार में याद होने वाला परिभाषा दी है। चलिए जी ये क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित 200 फैराडे का नियम लिखिए, यानी कि 200 फैराडे के तो आपको पता है दो नियम दिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से।
तो देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे निम्नलिखित में से दो नियम दिए। पहला नियम दोस्तों क्या है, यदि किसी बंद विद्युत परिपथ से संबंधित दोस्तों विद्युत फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वो दोस्तों परिपथ होगा विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, यानी कि उस परिपथ में क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यह तब तक वर्तमान रहता है जब तक कि दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यानी कि आप लोगों को इसमें कहा गया दोस्तों कि इसमें दोस्तों बंद विद्युत परिपथ से संबंधित विद्युत फ्लक्स समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। यह तब तक परिवर्तन होता रहता है दोस्तों जब तक इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि दोस्तों इसमें जो होता है इसको काम यानी कि जो इसको छोड़ दिया ना जाता है जब तक ये होता ही रहता है इसमें परिवर्तन। वहीं दूसरा नियम देखिएगा तो इस कुंडली से जुड़े दोस्तों बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का दोस्तों कैसा होता है, संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। इसका इक्वेशन लिखे थे शायद नीचे रह गया, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, इक्वेशन नहीं मिला। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग को एकदम पूरा पीडीएफ नोट्स आप लोगों को ले लेना है डियर स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट का। तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को दोस्तों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग को जरूर संपर्क करना मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जो विद्यार्थी अब तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।